हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, मे 2024 एग्जाम्स के लिए आईसीएआई ने आपको जुडिशियल अपडेट की फाइल रिलीज करके दी थी। सो दैट इज द जुडिशियल अपडेट फाइल जो कि आईसीएआई ने आपको मे 2024 एग्जाम के लिए दी है, जो कि रेलेवेंट आपको पढ़ना है। अच्छा, इसमें ना 5 केस लॉज हैं। सो देयर आर टोटल 5 केस लॉज इन दिस फाइल। और अगर आप नए सिलेबस का अगर आप स्टडी मैट देखते हैं जो कि मे 2024 के लिए है, वहां पे इन्होंने आपको पता है बहुत सारे आपको केस लॉज वगैरह दिए हुए हैं। उसमें से ना 2 बहुत नए केस लॉज हैं जो कि प्रायर एडिशंस में नहीं थे। बाकी जो भी केस लॉज हैं उनमें से 99% केस लॉज प्रायर एडिशंस में भी थे। हमने उसके लिए ऑलरेडी एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपको शेयर करके दिया हुआ है। तो इस वाले वीडियो में हम आपके साथ 7 केस लॉज की बात करेंगे। 7 केस लॉज कौन से? 5 तो ये वाले जो कि एक्सक्लूसिव है फॉर द मे 2024, प्लस 2 केस लॉज जो कि नए इन्होंने ऐड किए हुए हैं जो कि प्रायर एडिशंस में नहीं थे। ये जो नए केस लॉज आईसीआई ने ऐड किए हैं साहब, वो ना DTAA जो है डबल टैक्सेशन रिलीफ का जो एरिया है आपका, उसमें इन्होंने ऐड किए हुए हैं। ठीक बात है। तो इस वाले वीडियो में हम आपके साथ 7 केस लॉज की बात करेंगे। अच्छा, हमने डियर पिछले 2 अटेम्प्ट के साथ आपके साथ ना एक बुक शेयर करते आ रहे हैं और ये इसका 3rd एडिशन है जिसमें हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो सर क्या ये 100 केस लॉज ज्यादा नहीं हो जाएंगे? नहीं डियर, हमने ना इस वाले बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है पार्ट ए और पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने दिए हुए हैं 20 केस लॉज और पार्ट 2 में हमने दिए हुए हैं 80 केस लॉज। तो ये जो 7 जो हम आपको केस लॉज के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं, जो कि आईसीआई ने 2 तो आपके स्टडी मैट में दिए हुए हैं और ये जो 5 केस लॉज हैं जो आपको आईसीआई ने मीन्स जुडिशियल अपडेट की फाइल में दिए हुए हैं। तो ये तो हमने जो 7 केस लॉज हैं इसको हमने पार्ट 1 में कवर किया हुआ है। तो जो केस लॉस आपके पार्ट 1 में है इसमें से 7 तो यही हो गए, प्लस इसमें 13 और इसमें केस लॉस हैं और बाकी इसमें 80 केस लॉस हैं। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे केस लॉस पढ़ के नहीं जाते, वो उनके ऊपर है। बहुत सारे बच्चे जो केस लॉस पढ़ के जाते हैं, अगर वो ये पूरे के पूरे 100 केस लॉस अगर कर सकते हैं, डेट इज वेल एंड गुड। क्योंकि डेर आपको पता है केस लॉस एग्जाम में 14 से लेकर 16-17 मार्क्स तक का भी आ जाता है। अगर आप लेट से आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कम से कम आप ये फर्स्ट पार्ट में जो आपको 20 केस लॉस दिए गए हैं साहब, वो तो आप जरूर से करके जाएं। अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो कम से कम ये जो 7 केस लॉस हैं जिसका हम आपके साथ आज के क्लास में जो हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो तो आपको जरूर से करके जाना चाहिए। अच्छा, तो पहली बात तो ये हो गई कि ये 7 जो केस लॉस जो हम आपके साथ आज की क्लास में कर रहे हैं, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपको करके जाना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा अगर आपके पास टाइम है तो आपको पहले पार्ट के 20 केस लॉस जरूर से करके जाने चाहिए। अगर आपके पास ठीक ठाक टाइम है तो ये पूरे केस लॉस करके जाने चाहिए। अच्छा, तो सर इतने सारे केस लॉस क्या ये प्रैक्टिकली है करना? डियर फ्रेंड्स, केस लॉस कभी भी आपको अलग से नहीं करना होता। जो भी आप अपना मेन कोर्स पढ़ रहे होते हैं उसके साथ ही आपको केस लॉस करने होते हैं। बट अगर आपने अपने मेन कोर्स के दौरान अगर आपने केस लॉस को ज्यादा अच्छे से फोकस नहीं किया तो वो बच्चे जो है वो अच्छे से केस लॉस कर सकें, हमने इसी वाले ऑब्जेक्टिव के साथ ये वाली बुक आपके साथ शेयर की हुई है। अच्छा, तो एक और हम आपको इस वाली बुक के बारे में 2 छोटी छोटी बातें बता देते हैं। जैसे ना इस वाले बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसका प्रिंट आउट करा सकते हैं। हमने इस वाले बुक को जो ड्राफ्ट किया, जो बनाया है, ये आपके फोन की स्क्रीन के लिए, आईपैड वगैरह की स्क्रीन के लिए बनाया है। अगर आप इसका प्रिंट आउट कराते हैं तो आप ना 2 पेजेस में 2 पेजेस पर शीट के हिसाब से आप इसका प्रिंट आउट करा सकते हैं। और एक और खास बात हम आपको इसमें बता दें कि हर एक केस लॉ के साथ ना हमने ना इसमें ना एक QR कोड दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे, सो डेट इज द QR कोड, जो हो सकता है इस वाले वीडियो को जब आप देख रहे हो तो इफेक्टिव ना हो, बट इसके बाद इफेक्टिव हो जाएगा। ये जो है QR कोड दिया हुआ है। जैसे आप इस वाले QR कोड को स्कैन करेंगे आपको एग्जैक्टली उस वाले केस लॉ का वीडियो एनालिसिस पार्ट आपको मिल जाएगा, ताकि अगर आपको केस लॉ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका ना एक वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, तो फिर समय बर्बाद न करते हुए हम आपके साथ आज की क्लास में इस वाले वीडियो में 7 केस लॉस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी और इसमें 93 केस लॉज हैं, ये हमने ऑलरेडी इसकी रिकॉर्डिंग की हुई है। तो आप अकॉर्डिंगली QR कोड को स्कैन करें और आप उसके वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट में पहुंच जाएंगे। चलें, तो फिर स्टार्ट करते हैं केस लॉ नंबर 1। तो सबसे पहला जो केस लॉ है, अच्छा एक एक करके बात करते हैं। सो दीज आर द 5 केस लॉस प्लस 2 केस लॉस जो कि आईसीआई ने आपके स्टडी मैट में दिया हुआ है। चलिए फिर मेरे साथ साथ देखेंगे 5 केस लॉस में से ये 5 केस लॉस हैं और ये 2 केस लॉस हैं जो कि स्टडी मैट का पार्ट है। पहला केस में है मीन्स यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूएई एक्सचेंज सेंटर और दूसरा है DIT
आईटी वर्सेस सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज, तो इसकी भी बात करेंगे और 5 केस लॉज की बात करेंगे। अच्छा, तो जो पहला जो केस लॉज है साहब, जिसका नाम है महले आनंद फिल्टर्स सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ACIT 2023 सुप्रीम कोर्ट। डियर फ्रेंड, जितने भी केस लॉज मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वो केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस गया है तो इसका मतलब वो पहले CIT अपील्स में गया होगा, फिर ITET में गया होगा, फिर हाई कोर्ट में गया होगा, फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट में गया होगा। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर कुछ केसेस तो डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाते हैं, मतलब कुछ केसेस तो डायरेक्टली ITET में जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में केसेस साहब सिर्फ वही जा सकते हैं जो कि हाई कोर्ट ने सर्टिफाई किए हैं कि इट इज फिट टू बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी बात उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केसेस होते हैं आपको जो भी ICAI ने आपको पढ़ने को दिए हैं उन केसेस को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, तो इस वाले केस लॉ में, पहले वाले केस लॉ में आने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसका एक मतलब बेसिक सी बात बता देते हैं। अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या एक्सपेंडिचर्स अलाउड होंगे, मींस आप किस किस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट में क्लेम कर सकते हैं, बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाइड है। अगर आप सैलरी हेड की बात करेंगे तो सेक्शन 16 क्लियरली बोलता है कि आपको कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड जो आपको मिलता है 50,000 रुपए का डिडक्शन, फिर साथ में प्रोफेशनल टैक्स का और साथ में एंटरटेनमेंट अलाउंस का। इसके अलावा आप सैलरी हेड में और कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो सेक्शन नंबर मतलब 24 वो क्लियरली बोलता है कि आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में किस किस तरीके का डिडक्शन अलाउड है। PGBP हेड में आपको सेक्शन नंबर 29 से लेके सेक्शन नंबर 37 आपको क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि आपको PGBP हेड में किस किस प्रकार के डिडक्शंस अलाउड है। PGBP हेड में आपको यूजुअली रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस के जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं उसका आपको मतलब डिडक्शन अलाउड होता है। कैपिटल नेचर के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका आपको डिडक्शन वन गो में अलाउ नहीं होता, उसके लिए आपको मिलता है डेप्रिसिएशन। कुछ केसेस में कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर भी आपको वन गो में अलाउ हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 35AD का स्पेसिफाइड बिजनेस, या फॉर एग्जांपल साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आपने कोई कैपिटल एसेट वगैरह परचेज किया हुआ है सेक्शन 3514 के हिसाब से। ठीक बात है। अच्छा, मुद्दे वाली बात क्या है? मुद्दे वाली बात है साहब PGBP हेड में, क्योंकि PGBP हेड में ना बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि आप क्लेम कर सकते हैं एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे अक्सर ही कोई ना कोई डिस्प्यूट आता रहता है जहां पे एसएससी किसी एक्सपेंडिचर को क्लेम कर रहा होता है एज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस और डिपार्टमेंट उसको यूजुअली अलाउ नहीं करता। अच्छा, अगर कोई भी एक्सपेंस होता है, लेट्स से अगर एसएससी ने अगर कोई भी एक्सपेंस इनकर किया है तो एसएससी उसको क्लेम कर रहा होता है एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और डिपार्टमेंट हो सकता है कि उसको ये प्रूफ करने की हो सकता है कि मतलब कोशिश करे कि ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं है, आप इसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक बात है। अच्छा, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर में यूजुअली दो चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले कौन सा, कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर किया गया हो, और दूसरा ये रेगुलर, मतलब दिस इज ऑफ द रेगुलर नेचर। ठीक बात है। अच्छा, टाइम पास ज्यादा नहीं करते। अगर आप लीज रेंटल पे करते हैं, क्योंकि मेन हमारा जो इशू है वो है साहब लीज रेंटल, तो अगर मान लीजिए कि मैंने कोई प्रीमाइसेस लीज वगैरह पे लिए तो मैंने यूजुअली दो तरह की चीजें पे करता हूँ। एक तो मैं पे करता हूं रिकरिंग लीज रेंटल, रिकरिंग लीज रेंटल जो कि हो सकता है मंथली भी हो या हो सकता है ईयरली वगैरह भी हो। अच्छा, दूसरा हो सकता है कि मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह वहां पे जमा करूं, तो जो मैं मंथली या ईयरली बेसिस पे रिकरिंग नेचर का लीज रेंटल पे कर रहा होता हूं मैं उसका डिडक्शन अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर में क्लेम कर सकता हूं। ठीक बात है, बिकॉज इट इज बेसिकली अ रेंट, तो आप रेंट पे कर रहे हैं, आप उसका बिजनेस पर्पसेस के लिए आप उसका डिडक्शन टैक्स इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। जहां तक बात है सिक्योरिटी डिपॉजिट की, तो साहब सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने जमा की है वो दो तरह की हो सकती है। वो हो सकती है रिफंडेबल नेचर की हो और दूसरी हो सकती है वो नॉन रिफंडेबल नेचर की हो। तो अगर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल नेचर की है, मतलब लेट्स से मैंने कोई प्रीमाइसेस रेंट पे लिया और मैंने 5 लाख रुपए का उनको रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया, मतलब साहब जब मैं इस प्रीमाइसेस को खाली करूंगा या जब लीज का पीरियड ओवर हो जाएगा तो वो 5 लाख रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे। तो ऐसे सिक्योरिटी मतलब फिर आप इसको क्या बोलेंगे, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सर चूंकि वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, मींस दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट इज ऑफ अ रिफंडेबल नेचर, इसलिए वो आपका रेंट नहीं कंसिडर किया जा सकता, बिकॉज दैट इज अ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, और उसके लिए आपको किसी भी तरीके का डिडक्शन इनकम टैक्स पर्पसेस में इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका रिफंडेबल नेचर का है तो उसको रेंट की तरह से कंसिडर नहीं किया जाएगा और उसका आपको डिडक्शन इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए अलाउड नहीं होगा। बट अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका नॉन रिफंडेबल है तो इसका मतलब 5 लाख रुपए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया और वो 5 लाख रुपए आपको वापस नहीं मिलने, तो इसका मतलब वो 5 लाख रुपए आपके एडजस्ट हो जाएंगे एज अ रेंट। तो
चूंकि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका नॉन रिफंडेबल है तो इसका मतलब वो रेंट है, तो जितना जितना वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका एडजस्ट हो रहा है एज अ रेंट, आप उतना उतना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने 5 लाख रुपए किसी प्रीमाइसिस को मैंने रेंट पे लिया हुआ है, या फिर मैंने किसी प्रीमाइसिस को लीज पे लिया हुआ है और मैंने 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया। अच्छा, लेट्स से कि एक मान लीजिए कि ये कहा गया है कि आने वाले 5 सालों में 1-1 लाख रुपए हर साल जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हर 1-1 साल में मींस हर एक साल 1-1 लाख रुपए का जो मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट जो मैंने जमा किया है वो मेरा एडजस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब 1-1 लाख रुपए मेरा रेंट की तरह से एडजस्ट हो रहा है, तो मैं हर साल 1 लाख रुपए का डिडक्शन टैक्स पर्पसेस के लिए क्लेम कर सकता हूँ। ठीक बात है। अच्छा, तो यही बात सीबीडीटी का सर्कुलर भी कहता है। तो सीबीडीटी ने जो सर्कुलर इशू किया था, सीबीडीटी के सर्कुलर ने भी यही कहा हुआ है कि अगर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल नेचर का है, इट इज एज गुड एज रेंट, और जैसे जैसे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका एडजस्ट हो रहा है अगेंस्ट द रेंट, आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, मुद्दे वाली बात क्या है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर रिफंडेबल है, अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है तो आप उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो आपने कोई एक्सपेंडिचर किया ही नहीं, दैट इज बेसिकली अ एडवांस दैट यू हैव गिवन, इट इज अ काइंड ऑफ एसेट फॉर यू। ठीक बात। अच्छा, तो सर जी इतनी जो आपने कहानी बता दी, केस लॉ में क्या है? अभी जो हमारा जो केस लॉ नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा, कैन फोरगोइंग अ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू सेटल अ डिस्प्यूट बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, महिला आनंद फिल्टर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ACIT 2023 सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एसएससी ने कोई प्रीमाइसिस लीज पे लिया, ठीक बात है, और उस प्रीमाइसिस को लीज पे लेने के लिए उसने 5.8 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया। ध्यान दीजिएगा, जो प्रीमाइसिस इन्होंने लीज पे लिया उसके लिए 5.8 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया। तो लेट्स से कि मैंने ना कोई फैक्ट्री लीज पे ली और मैंने उसके लिए 5.8 करोड़ रुपीस का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया। मैंने उस फैक्ट्री में कुछ ऐसे काम किए जो कि मुझे एज पर द बायलॉज या एज पर द लोकल लॉज मुझे नहीं करने चाहिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट्स से कोई फैक्ट्री वगैरह रन कर रहे हैं तो आप फैक्ट्री वगैरह को आप रेजिडेंशियल एरिया में रन नहीं कर सकते, या कुछ खास प्रकार की फैक्ट्रीज होती हैं जो रेजिडेंशियल एरिया के एक पर्टिकुलर जो हम कह सकते हैं कि एक मतलब पर्टिकुलर प्लेस में आप रन कर सकते हैं, आप उसको रेजिडेंशियल एरिया और क्लोज टू द रेजिडेंशियल एरिया आप उसको रन नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से जो फैक्ट्री मैंने लीज पे ली है और उसको लीज पे लेके मैंने सिक्योरिटी के नाम के मैंने 5.8 करोड़ रुपीस जो मैंने मतलब जमा किए हैं, वो प्रीमाइसिस जो है मेरा सील हो गया, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे उस प्रीमाइसिस में नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से लोकल अथॉरिटी ने मेरा प्रीमाइसिस सील कर दिया। ठीक बात है। अच्छा, तो जो मैंने इस प्रीमाइसिस को लीज पे लिया था 5.8 करोड़ रुपीस देके, मैंने इस डिपॉजिट को, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिसीवेबल की तरह से शो किया हुआ है। ध्यान दीजिए, मैंने जो प्रीमाइसिस लीज पे लिया जिसके लिए मैंने 5.8 करोड़ रुपीस का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, उस वाले सिक्योरिटी डिपॉजिट को मैंने अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किया हुआ है एज अ रिसीवेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है? सर, अगर मैं इस वाले डिपॉजिट को बैलेंस शीट में एसेट साइड में एज अ रिसीवेबल शो कर रहा हूं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे वापस हो जाएगा, मींस दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिफंडेबल इन नेचर। रिफंडेबल इन नेचर, अदरवाइज मैं इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्यों शो करता है? आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, तो मैंने उस प्रीमाइसिस में कुछ ऐसा किया जो मुझे उस प्रीमाइसिस में नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से लोकल अथॉरिटी आई और मेरा जो प्रीमाइसिस है वो सील हो गया, मेरा प्रीमाइसिस सील हो गया। अच्छा, जिस पर्सन ने मैंने उस प्रीमाइसिस को लीज पे लिया था, जब वो प्रीमाइसिस सील हो गया तो उस पर्सन ने मेरे ऊपर हो सकता है कि वो पर्सन मुझे क्या कर दे, स्यू कर दे। तो उस वाले इशू को सेटल करने के लिए, डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए मैंने उस पर्सन को क्या कहा, जिस पर्सन से मैंने प्रीमाइसिस लीज पे लिया हुआ था, कि सर जी हम मानते हैं कि हमारी गलती की वजह से आपका प्रीमाइसिस सील हो गया, क्योंकि प्रीमाइसिस तो आपका था, भले हम उसको लीज पे लेके काम कर रहे थे बट उसके एक्चुअल ओनर तो आप ही थे। तो ठीक है, इस वाले डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, ध्यान दीजिए, इस वाले डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए हमने जो आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया है 5.8 करोड़ रुपीस का, हम उसे फॉरगो करते हैं, आप उसको रख लो साहब, हमें उसे वापस मत करना, हमें उसे वापस मत करना। क्या ये बात समझ आई? अच्छा, तो सवाल बनता है कि ठीक है सर जी, मैंने अपना 5.8 करोड़ रुपीस का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो मैंने अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिसीवेबल की तरह से शो किया हुआ था, मैं उसको फॉरगो कर लेता हूं, मैं उसको भूलने को तैयार हूं कि ठीक है यार उसे तुम रख लो,
टू सेटल द डिस्प्यूट। अब मैं क्या कर रहा हूं, उस 5.8 करोड़ को रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह से क्लेम कर रहा हूं टैक्स पर्पसेस के लिए। अच्छा, डिपार्टमेंट ने मुझे वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउ नहीं किया, मीन्स डिपार्टमेंट ने उसे रेवेन्यू एक्सपेंस कंसिडर करने से मना कर दिया। मामला आईटीएटी के पास गया, आईटीएटी ने भी कहा कि हाँ सर जी वो रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह से आपको अलाउड नहीं हो सकता, और मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भी उसे रेवेन्यू एक्सपेंस मानने से मना कर दिया। ठीक बात है। मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट में गया, तो यहाँ पे तीन बातें देखी कोर्ट ने, यहाँ पे तीन बातें देखी कोर्ट ने। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि ये जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया, ये रिफंडेबल नेचर का है या नॉन रिफंडेबल नेचर का है। सर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल नेचर का है, क्योंकि जितने भी एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पे यही समझ में आ रहा है कि दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिफंडेबल इन नेचर। अच्छा, अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल नेचर का है तो स्टेटेड लॉ क्या है कि इफ एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट इज ऑफ रिफंडेबल नेचर, तो आप इसको रेंट की तरह से कंसिडर नहीं कर सकते। इफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिफंडेबल नॉट कंसिडर्ड एज अ रेंट, ये रेंट नहीं है तो आप उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, आप इसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। एसएससी बोलता है कि सर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट भले हमारा रिफंडेबल नेचर का था, बट मैंने तो अपने बिजनेस कोर्स में एक डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए वो 5.8 करोड़ रुपीस दे दिए। तो यहाँ पे कोर्ट बोलती है कि आपने ये जो 5.8 करोड़ रुपीस एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, क्या आपने इसको अपने रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया था? नहीं सर, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में आप क्या पे करते हैं, आप रॉ मटेरियल का प्राइस पे करते हैं, आप सैलरी पे करते हैं, आप पावर चार्जेस पे करते हैं, आप वाटर चार्जेस पे करते हैं, आप कोई लीज रेंटल, आप कोई लीज के लिए आप कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह आप अपने रेगुलर कोर्स में थोड़ा ना पे करते हैं। और दूसरी बात, सेकेंड, क्या ये आप मतलब रेगुलरली पे कर रहे होते हैं? नहीं सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, और चूंकि ये रिफंडेबल है इसलिए आप इसको रेंट की तरह से कंसिडर नहीं कर सकते। टाइम पास ना करते हुए ये जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर, हिंस इसका आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, द अमाउंट ऑफ 5.8 करोड़ नॉट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर merely because it was paid to settle a dispute. The character of the amount was of capital nature and remained so although assessor decided to forward द सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं केस लॉ नंबर 2। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, और हम कह सकते हैं कि ये जो केस लॉ है दैट इज लैंडमार्क डिसीजन, लैंडमार्क डिसीजन। अच्छा, अब इसमें करने के साथ बहुत सारी बातें की जा सकती है, पर टाइम पास नहीं करते। पीजीबीपी में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है मतलब जिसका नाम होता है म्यूचुअलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी क्या कहता है, लेट्स से कि हम कोई क्लब है या हम कोई एसोसिएशन है, लेट्स से कि हम कोई क्लब है या हम कोई एसोसिएशन है, और हमारे क्या हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने इस क्लब या एसोसिएशन ने क्या किया हुआ है कि हम मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन लेते हैं। मतलब 4 लोगों ने मिलकर कोई क्लब बना लिया। अब ये अब मतलब ये लोग क्या कर रहे होते हैं, आपस में कुछ कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और जो क्लब होता है उसका पर्पस क्या होता है, इन्हीं लोगों का कॉमन इंटरेस्ट सर्व करना। अगर कोई पैसा बच गया तो वापस इन्हीं लोगों को कर देना, और अगर कुछ पैसे कम पड़ गए तो इन्हीं लोगों से फर्दर कंट्रीब्यूशन ले लेना। ठीक बात है। अच्छा, तो इसका मतलब इन 4 लोगों ने मिलकर एक क्लब बनाया और क्लब को कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया। उस क्लब ने इन लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की, और अगर कोई पैसा बच गया तो इन लोगों को वापस कर दिया जाए, या अगर कुछ पैसा कम पड़ गया तो इन लोगों से वापस कंट्रीब्यूशन ले लिया जाए। अच्छा, तो लेट्स से कि इस पूरे प्रोसेस में क्लब ने कोई प्रॉफिट कमाया, तो सवाल बनता है कि क्या क्लब या एसोसिएशन का वो प्रॉफिट लायबल टू टैक्स होगा? इसका जवाब है नहीं। जब भारत देश में अंग्रेजों का राज था साहब, ये उस समय से एक प्रिंसिपल जो है वो स्टैब्लिश है कि वो क्लब और जो क्लब के जितने भी लोग हैं वो एक ही व्यक्ति है, मींस क्लब एंड इट्स मेंबर्स आर वन एंड द सेम पर्सन, और एक पर्सन खुद से ट्रांजेक्शन करके प्रॉफिट नहीं कमा सकता। इसलिए म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उस पर जो भी आपका इनकम आ रहा है वो लायबल टू टैक्स नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े क्लब्स या एसोसिएशंस हैं वो टैक्स पे नहीं करते, क्योंकि वो म्यूचुअलिटी के कॉन्सेप्ट या हम कह सकते हैं कि म्यूचुअलिटी के मतलब प्रिंसिपल के बेसिस पे अपने इनकम को एग्जेम्प्ट की तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक बात। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे ट्रेड प्रोफेशनल या फिर मतलब टाइप एसोसिएशन, और अगर वो अपने मेंबर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म करते हैं तो उस पर टैक्स लग जाता है। ठीक बात है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, तो म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करेगा, क्योंकि म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल के बेसिस पे जितने भी क्लब्स हैं, एसोसिएशंस हैं, वो अपने इनकम को एग्जेम्प्ट की तरह से कंसिडर करते हैं, ये कहते हुए कि साहब म्यूचुअलिटी का जो मतलब प्रिंसिपल है उसके हिसाब से ये पैसा एग्जेम्प्ट है। और इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारे हम कह सकते हैं कि मतलब केसेस मतलब चल रहे हैं कि म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा या अप्लाई नहीं करेगा। अच्छा,
सिकंदराबाद क्लब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे के सारे इश्यूज को अब खत्म कर दिया जो कि म्यूचुअलिटी की वजह से अराइज होते हैं। जहां पे कोर्ट ने 3 टेस्ट स्टैब्लिश कर दिए, ध्यान दीजिएगा 3 टेस्ट जो है वो स्टैब्लिश कर दिए। कोर्ट ने कहा कि अगर ये तीनों टेस्ट अगर फुलफिल होते हैं, टेस्ट 1, 2, 3, तो जाके म्यूचुअलिटी का जो प्रिंसिपल है वो वैलिड हेल्ड करता है और आप उसके हिसाब से अपने प्रॉफिट को एग्जम्प्ट की तरह से कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये टेस्ट फुलफिल नहीं होते तो म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा साहब। अगर ये टेस्ट फुलफिल नहीं होते तो म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा और आप इसके बेसिस पे अपने इनकम को एग्जम्प्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते या एग्जम्प्ट क्लेम नहीं कर सकते। ठीक बात। अच्छा, तो सर इस केस में जाने से पहले जो हमारा जो केस लॉ है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बता दो। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत ही फेमस क्लब है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है साहब मतलब सिकंदराबाद क्लब। अच्छा, सिकंदराबाद क्लब इज अ वेल नोन क्लब। अच्छा, तो सिकंदराबाद क्लब के ना इवन बैंक्स भी मेंबर्स हैं, तो सिकंदराबाद क्लब के बैंक्स भी मेंबर्स हैं। तो एक बैंक है साहब वो इस क्लब का मेंबर है। तो बैंक ने, चूंकि बैंक इस क्लब का मेंबर है तो बैंक कुछ मेंबरशिप फीस पे करता होगा इस क्लब को। हाँ सर। ये क्लब जो है ये बैंक के लिए कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करता होगा। हाँ सर। तो बैंक ने जो मेंबरशिप फीस क्लब को पे की और क्लब ने जो एक्टिविटीज परफॉर्म की, इस पूरे प्रोसेस में क्लब ने जो भी पैसा कमाया होगा या जो भी उनके पास जो भी कुछ बचा होगा, दैट वुड बी एग्जम्प्ट। जो ये जो 10 लाख रुपए की मेंबरशिप फीस बैंक ने पे की टू द क्लब, क्लब इसको क्या बोलेगा कि सर म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल कहता है कि एक क्लब या एसोसिएशन अपने ही मेंबर से पैसा नहीं कमा सकता, तो बैंक से जो मेरे पास पैसे आए उस पर तो कोई टैक्स नहीं बनता। कोर्ट्स ने इस चीज को पहले माना हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी मानता है कि ठीक है सर जी, यहाँ पे तो म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल लगता है। ठीक बात। अच्छा, यहां तक बात समझ में आती है। अब क्या हुआ, सिकंदराबाद क्लब के पास लेट्स से 100 लाख रुपीस का सरप्लस फंड है। सिकंदराबाद क्लब के पास 100 लाख रुपीस का सरप्लस फंड है। इस क्लब ने इस 100 लाख रुपीस के फंड को अपने मेंबर बैंक के पास, लेट्स से पीएनबी बैंक इनकी जो है वो क्या है इनके पास एज अ मेंबर। ठीक है। तो सिकंदराबाद क्लब ने अपने 100 लाख रुपीस के सरप्लस फंड को पीएनबी बैंक जो कि इनकी मेंबर है उसके पास एफडी में जमा कर दिया और लेट्स से एफडी का इंटरेस्ट लेट्स से 10%। तो ये जो 10 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिला सिकंदराबाद क्लब को, ध्यान दीजिएगा 10 लाख रुपीस का जो इंटरेस्ट मिला सिकंदराबाद क्लब को, क्या ये भी म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल के बेसिस पे एग्जम्प्ट होगा? इस तरीके के न्यूमरस केस लॉज हैं साहब, इस तरीके के न्यूमरस केस लॉज हैं जो कि अलग अलग लेवल्स ऑफ अपील में फंसे हुए हैं। पर मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस वाले जजमेंट के बाद उन सारे के सारे केस लॉज में से बहुत सारे केस लॉज का जो है वो हम कह सकते हैं कि उसमें मतलब क्लैरिटी आ गई होगी। तो क्या आप इस वाले इशू को समझ पाए? इशू क्या है? लेट्स से पीएनबी बैंक इज द मेंबर ऑफ द सिकंदराबाद क्लब। पीएनबी बैंक 10 लाख रुपए की मेंबरशिप फीस जमा करती है क्लब में। तो ये जो 10 लाख रुपए की मेंबरशिप फीस जो पीएनबी बैंक क्लब में जमा कर रही है एज अ मेंबर, क्लब उसको म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल के बेसिस पे एग्जम्प्ट क्लेम करता है। डिपार्टमेंट भी इस पे कोई भी तरीके का सवाल नहीं उठाता क्योंकि म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल बहुत लंबे समय से फॉलो हो रहा है। ठीक बात। अच्छा, सिकंदराबाद क्लब के पास 100 लाख रुपीस का सरप्लस फंड है जो कि उसने अपने मेंबर बैंक, पीएनबी इसकी लेट से मेंबर बैंक है, उस मेंबर बैंक में ही इन्वेस्ट कर दिया उसके एफडी में और वहां से उसे 10 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिला। तो सवाल बनता है कि ये जो 10 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट मिला है एफडी का, क्या ये 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी सिकंदराबाद क्लब इसे जो है वो म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल के बेसिस पे एग्जम्प्ट क्लेम कर सकता है? क्योंकि सिकंदराबाद क्लब का कहना है कि साहब हमने तो ये एफडी अपने मेंबर के पास की थी और उस मेंबर से हमें 10 लाख रुपए मिले हैं, इसलिए ये 10 लाख रुपए का जो एफडी का इंटरेस्ट है ये भी एग्जम्प्ट होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या ये केस लॉ समझ में आया? अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डियर यहाँ पे 3 बहुत ही क्लियर प्रिंसिपल्स या 3 बहुत ही क्लियर टेस्ट स्टैब्लिश कर दिए जो फुलफिल होने पे ही हम कह सकते हैं कि म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट या म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। और वो 3 अलग अलग टेस्ट क्या है? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखेंगे there should be complete identity between the contributor and the participator, that is they should be same person। इसका मतलब अगर कोई भी क्लब या कोई भी एसोसिएशन अपने किसी भी इनकम को म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल के बेसिस पे एग्जम्प्ट क्लेम करता है तो उसके लिए जो पहला टेस्ट है कि कंट्रीब्यूटर और पार्टिसिपेटर की कंप्लीट आइडेंटिटी होनी चाहिए, मतलब ये दोनों सेम लोग होने चाहिए। सर इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रीब्यूटर टू द फंड ऑफ द क्लब, मतलब सिकंदराबाद क्लब के फंड में जो कंट्रीब्यूट करता है
जो कंट्रीब्यूट करता है, और क्लब के पास जो सरप्लस बच जाएगा उस सरप्लस में जो हिस्सेदारी लेगा वो दोनों सेम होने चाहिए, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर लेट्स से सिकंदराबाद क्लब का पीएनबी बैंक मेंबर है, पीएनबी बैंक सिकंदराबाद क्लब का मेंबर है, तो पीएनबी बैंक सिकंदराबाद क्लब में जो भी अपनी मेंबरशिप फीस कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका मतलब पीएनबी बैंक इज द कंट्रीब्यूटर। आर यू गाइस गेटिंग? तो सिकंदराबाद क्लब के पास जो भी सरप्लस फंड बचेगा पीएनबी बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, मींस पीएनबी बैंक उसमें अपना सरप्लस का हिस्सा मांग सकता है कि यार हम भी आपके मेंबर हैं, अगर आपका सरप्लस है तो उसमें हमारा भी हिस्सा है। तो इसका मतलब पीएनबी बैंक इज द कंट्रीब्यूटर टू द फंड ऑफ द सिकंदराबाद क्लब एज वेल एज पीएनबी बैंक इज द पार्टिसिपेटर इन द सरप्लस ऑफ द फंड ऑफ द सिकंदराबाद क्लब। आर यू गाइस गेटिंग? तो इसका मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूटर और पार्टिसिपेटर दोनों सेम पर्सन है, मींस कंप्लीट आइडेंटिटी है बिटवीन द कंट्रीब्यूटर एंड द पार्टिसिपेटर। ठीक बात है? क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, अगर हम इस वाले लॉ को अपने केस लॉ में अप्लाई करें तो यहाँ पे पीएनबी बैंक ने जब 10 लाख रुपए सिकंदराबाद क्लब को अपनी मेंबरशिप फीस के नाम का कंट्रीब्यूट किया, तो पीएनबी बैंक इज द कंट्रीब्यूटर क्योंकि पीएनबी बैंक ने पैसे दिए और साथ में इसके सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का राइट भी पीएनबी बैंक के पास है, तो पीएनबी बैंक इज द पार्टिसिपेटर। इसकी वजह से वो 10 लाख रुपए सिकंदराबाद क्लब के हैंड में एग्जेम्प्ट हो जाएंगे म्यूचुअलिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, बट जो 100 लाख रुपीस का जो डिपॉजिट सिकंदराबाद क्लब ने पीएनबी बैंक में किया, 100 लाख रुपीस का जो डिपॉजिट सिकंदराबाद क्लब ने पीएनबी बैंक में किया, पीएनबी बैंक उसका मेंबर है, जो डिपॉजिट किया पीएनबी बैंक उस पे 10% के रेट से जो इंटरेस्ट पे कर रहा है सिकंदराबाद क्लब को, तो ये जो 10 लाख रुपए जो पीएनबी बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है, क्या पीएनबी बैंक के 10 लाख रुपए अपनी जेब से पे कर रहा है इस क्लब को? नहीं सर, पीएनबी बैंक ने सिकंदराबाद क्लब से 100 लाख रुपीस एफडी ली, उसको आगे किसी को लोन पे दिया, लेट्स से पीएनबी बैंक ने उसको आगे एबीसी लिमिटेड को लोन पे दिया, हो सकता है 12% पे लोन पे दिया, तो एबीसी लिमिटेड से वो 100 लाख रुपीस का 12 लाख रुपए का ब्याज लेगा और उसमें से 10 लाख रुपीस वो सिकंदराबाद क्लब को इंटरेस्ट पे कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली पीएनबी बैंक क्या कर रहा है? एबीसी लिमिटेड और सिकंदराबाद क्लब को आपस में लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब सिकंदराबाद क्लब के पास ये जो 10 लाख रुपए एफडी का इंटरेस्ट पीएनबी बैंक के थ्रू आया, ये रियलिटी में पीएनबी बैंक के थ्रू नहीं आया, ये एबीसी लिमिटेड के थ्रू आया। तो इसका मतलब इस 10 लाख रुपए का एफडी के इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूटर कौन है? पीएनबी बैंक है? नहीं सर, कंट्रीब्यूटर कौन है? रियल कंट्रीब्यूटर कौन है? एबीसी लिमिटेड कंट्रीब्यूटर है। बट क्या एबीसी लिमिटेड जो कि सिकंदराबाद क्लब का मेंबर नहीं है, क्या वो सिकंदराबाद क्लब के सरप्लस में पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूटर और पार्टिसिपेटर का आइडेंटिटी यहाँ पे मैच नहीं हुआ, मींस जो कंट्रीब्यूटर है, कंट्रीब्यूटर कौन है साहब? एबीसी लिमिटेड। बट सर जी यहाँ पे तो मतलब सिकंदराबाद क्लब ने पीएनबी बैंक में एफडी कराई ना, तो पैसा तो पीएनबी बैंक दे रहा है। डियर फ्रेंड्स, रियलिटी में पैसा पीएनबी बैंक नहीं दे रहा, पीएनबी बैंक तो रियलिटी में एक लिंक की तरह से काम कर रहा है बिटवीन द सिकंदराबाद क्लब एंड एबीसी लिमिटेड बीइंग द एक्चुअल बोरोवर ऑफ द मनी। आर यू गाइस गेटिंग? तो इसलिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो 10 लाख रुपए का ब्याज, जो इंटरेस्ट जो पीएनबी बैंक जो सिकंदराबाद क्लब को दे रहा है साहब, ये अपनी जेब से नहीं दे रहा सर जी, ये एबीसी लिमिटेड के थ्रू जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसी में से अपना हिस्सा रख के आगे दे रहा है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटर और पार्टिसिपेटर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, सेम व्यक्ति नहीं है, सेम पर्सन नहीं है। तो पहला टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेसिफाई किया था वो सिकंदराबाद क्लब के केस में फेल हो गया। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, सेकंड टेस्ट में क्या कहा हुआ था, ध्यान दीजिएगा। Funds of the association should be used for the common good of all the members and in furtherance object purpose of the association। मतलब जो क्लब या एसोसिएशन है, जो क्लब या एसोसिएशन है उसके लिए उसके पास जो पैसे वो जो अपने मेंबर से ले रहा है, उस पैसे को उसे अपने मेंबर्स के लिए और अपने ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना चाहिए। सर क्लब या एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव हमें कैसे पता चलेगा? क्लब या एसोसिएशन के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पता चल जाएगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से पता चल जाएगा, बायलॉज से पता चल जाएगा, उनके जो भी रेगुलेशन है उनसे पता चल जाएगा। तो सिकंदराबाद क्लब को जो भी पैसा उसको मेंबर उसे दे रहा है एज अ कंट्रीब्यूशन, उस पैसे को सिकंदराबाद क्लब को सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के ऑब्जेक्टिव्स मींस मेंबर्स के बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए एज पर इट्स ऑब्जेक्टिव। बट यहाँ पे सिकंदराबाद क्लब ने 100 लाख रुपीस का क्या करा दिया? एफडी करा दिया। तो क्या उस एफडी को आप ये बोल सकते हो कि दिस एफडी इज फॉर द कॉमन गुड ऑफ द मेंबर्स? नहीं सर, आपको उस पैसे को, आपको उस कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को मेंबर्स के कॉमन गुड के लिए यूज करना चाहिए था, बट आपने उसका एफडी करा दिया। ठीक बात है। हाँ, आपको एफडी कराना है बिल्कुल कराओ, उसमें आपको इंटरेस्ट कमाना है बिल्कुल कमाओ, बट उसको आप म्यूचुअलिटी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एग्जेम्प्ट तो कम से कम क्लेम ना करो ना साहब। मतलब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि हर तरफ से आप ही का फायदा, कम से कम ऐसा तो ना करें। अच्छा, तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
ध्यान दीजिएगा, फंड्स ऑफ द एसोसिएशन शुड ईदर बी एक्सपेंडेड ऑन द मेंबर्स। और साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डियर, मुझे नहीं पता कि आप इस बात को कितना समझ पा रहे हैं, बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ। और इसमें अगर अगले जो एग्जाम जो मई में होने वाला है, अगर ये 5-6 नंबर का आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें, फंड्स ऑफ द एसोसिएशन शुड इधर बी एक्सपेंडेड ऑन द मेंबर्स, मतलब मेंबर्स में पैसा लगाओ और रिटर्न्ड बैक टू देम, मतलब जो पैसा है, जो कंट्रीब्यूशन क्लब के पास, एसोसिएशन के पास आ रहा है, क्लब या एसोसिएशन क्या कर सकता है, या तो उसे मेंबर्स के ऊपर एक्सपेंड करे, या अगर कोई पैसा बच गया तो मेंबर्स को वापस करे। ध्यान दीजिएगा, कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, फंड्स ऑफ द एसोसिएशन शुड इधर बी एक्सपेंडेड ऑन द मेंबर्स, मतलब मेंबर्स के ऊपर लगाओ, अगर कुछ बच गया तो उसको वापस मेंबर्स को करो। आगे के शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, एंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर प्रॉफिटरिंग। आप उस कंट्रीब्यूशन के पैसे को, जो मेंबर्स आपको पैसा कंट्रीब्यूशन का दे रहे हैं, उस पैसे को आप फर्दर बिजनेस एक्टिविटीज में नहीं लगा सकते, उस पैसे को आप फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वहां से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। बट सर प्रॉफिट कमाना तो अच्छी बात है ना, प्रॉफिट कमाने से क्यों रोक रहे हो? मैं कह रहा हूं प्रॉफिट कमाएं, बट उस प्रॉफिट को जो प्रॉफिट आपने कमाया है, जो एक्स्ट्रा पैसे से आपने प्रॉफिट कमाया, कम से कम उसको म्यूचुअलिटी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एग्जेम्प्ट तो क्लेम ना करें, उस पर टैक्स पे कर दें, और आप जो है वो मतलब जितना प्रॉफिट कमाएं। अच्छा, तो यहाँ पे सर जी सिकंदराबाद क्लब ने जो पीएनबी बैंक से 10 लाख रुपए का एफडी का इंटरेस्ट कमाया, वो न तो पहले टेस्ट को क्वालिफाई करता है, न दूसरे टेस्ट को क्वालिफाई करता है, और न ही तीसरे टेस्ट को क्वालिफाई करता है। इसलिए क्या वो 10 लाख रुपए का एफडी का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल के बेसिस पे? नहीं सर। तो हमने आपको ये जितनी भी जो कहानी सुनाई साहब, ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे आपको अंग्रेजी में लिख के यहाँ पे दी हुई है, ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर से घर पे पढ़ें। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूँ। कोर्ट्स डिसीजन, ध्यान दीजिएगा, द इनकम, बहुत ज्यादा मतलब ध्यान से, द इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड ऑन एफडी मेड विद द बैंक्स बाय द क्लब has to be treated as like any other income from other source within the meaning of section 224। मतलब जो आपने एफडी का इंटरेस्ट कमाया है वो आपकी इनकम है, उसको आप म्यूचुअलिटी के बेसिस पे एग्जाम डिक्लेयर मत करो। If any income is earned by the club through its assets and resources from persons, आगे के शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, who are not the members of the club, बट सर यहाँ तो हमने एफडी अपने पीएनबी बैंक जो कि हमारा मेंबर है उसके पास की थी। डियर, पीएनबी बैंक उस एफडी में अपनी जेब से इंटरेस्ट नहीं दे रहा, उसने उस एफडी के पैसे को, जो आपने एफडी कराई थी, उस पैसे को उसने किसी को लोन पे दिया हुआ है, तो पीएनबी बैंक वहां से पैसे उठा के फिर आपको इंटरेस्ट दे रहा होता है, अपना हिस्सा रखे। अच्छा, सच इनकम वुड also not be covered under the principle of mutuality, it would be taxed as per the provisions of it। ठीक बात है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, इसके बाद वाला केस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, डीमर्जर। अच्छा, आपको पता है डियर, इनकम टैक्स एक्ट में ना दो तरीके के डीमर्जर की बात की गई है, एक होता है नॉर्मल डीमर्जर और एक होता है डीम्ड डीमर्जर। नॉर्मल डीमर्जर और डीम्ड डीमर्जर। नॉर्मल डीमर्जर में ना आपको 7 कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं, डीम्ड डीमर्जर में आप बिना किसी कंडीशन को फुलफिल किए भी आप उसको डीमर्जर मान सकते हैं। अच्छा, डीमर्जर अगर हम इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से करें तो इसका मुझे बेनिफिट क्या होता है, मुझे बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है साहब, अगर जब मैं मतलब डीमर्जर करता हूं अपनी एंटिटी का, तो वो जो ट्रांजेक्शन होता है वो एक टैक्स न्यूट्रल ट्रांजेक्शन होता है। तो लेट्स से कि मैंने अपने अंडरटेकिंग का एक हिस्सा किसी दूसरी कंपनी को डीमर्ज करके सेल कर दिया, तो वो जो ट्रांजेक्शन होगा दैट वुड बी अ टैक्स न्यूट्रल ट्रांजेक्शन, मुझे उस पर किसी भी तरीके का टैक्स का ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। साथ में जो पार्ट मैंने अपने एंटिटी का मींस जिसका मैंने क्या कर दिया है डीमर्जर, उसके एसोसिएटेड लॉसेस वगैरह का भी कैरी फॉरवर्ड और मतलब उसको भी क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है बाय दी रिजल्टिंग कंपनी। मतलब जो रिजल्टिंग कंपनी उस डीमर्ज्ड यूनिट को परचेज कर रही है उसका वो लॉसेस वगैरह का भी वो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। अच्छा, ये सारे इनकम टैक्स बेनिफिट्स आपको कब मिलेंगे, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल डीमर्जर की, तो आपको ये 7 कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे नॉर्मल डीमर्जर के केस में। अगर हम बात करते हैं डिम्ड वाले की, तो उसमें आप बिना किसी कंडीशन को फुलफिल किए भी आप इनकम टैक्स वाले बेनिफिट्स को क्लेम कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, नॉर्मल डीमर्जर जब आपको ये सारे के सारे कंडीशंस जब आप फुलफिल करेंगे तब आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। ये सारे के सारे मतलब कंडीशंस क्या क्या है, थोड़ा सा हम आपको इसका बैकग्राउंड बता रहे हैं, अदरवाइज केस लॉ में आते हैं। अच्छा,
जिस अंडरटेकिंग का आपने डीमर्जर किया, तो लेट्स से हमारी कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, इसके पास मान लीजिए 3 अंडरटेकिंग्स हैं, यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी। एबीसी लिमिटेड क्या करती है, अपनी यूनिट ए का डीमर्जर करती है, यूनिट ए का क्या करती है, डीमर्जर करती है, और ये किसी दूसरी कंपनी को, लेट्स से पीक्यूआर लिमिटेड, उसको इस वाले यूनिट ए को ट्रांसफर कर देती है अंडर द स्कीम ऑफ डीमर्जर। ठीक बात है। अच्छा, तो जिस अंडरटेकिंग का आपने डीमर्जर किया, हमारे केस में कौन है, यूनिट ए, उसके सारे के सारे प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर करना पड़ेगा टू द रिजल्टिंग कंपनी मींस पीक्यू लिमिटेड, सारे के सारे लायबिलिटीज का ट्रांसफर करना पड़ेगा, और ये प्रॉपर्टीज और लायबिलिटीज का ट्रांसफर आपको बुक वैल्यू पे करना पड़ेगा। मतलब यूनिट ए की सारी प्रॉपर्टीज, सारी की सारी लायबिलिटीज और उसका ट्रांसफर बुक वैल्यू पे। तो ये पहले 3 कंडीशन है। चौथा कंडीशन क्या है, जो आपकी रिजल्टिंग कंपनी मतलब पीक्यू लिमिटेड, वो एबीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कोई भी कैश वगैरह का कंसिडरेशन नहीं दे सकती, सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर्स इशू कर सकती है। तो पीक्यू लिमिटेड एबीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स इशू करेगी एज अ कंसिडरेशन फॉर डीमर्जर। सो दैट इज द 4th कंडीशन। अच्छा, 5वां कंडीशन क्या है कि एबीसी लिमिटेड के कम से कम 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो हैं, जो मतलब शेयर होल्डर्स हैं, उनको पीक्यू लिमिटेड का भी शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ओनरशिप सेम लोगों के हाथ में। सो दैट इज द 5th कंडीशन। 6th कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग इज ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। और 7th कंडीशन क्या है, 7th कंडीशन है कि अगर इसके अलावा, अगर इन 6 कंडीशंस के अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई और कंडीशन अगर स्पेसिफाई की है, तो आपको उस वाले कंडीशन को भी फुलफिल करना पड़ेगा। फिलहाल ऐसी कोई भी कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं की, तो इफेक्टिवली आपके पास हम कह सकते हैं 6 ही कंडीशन है। अच्छा, तो जो लास्ट जो हम कह सकते हैं कि मतलब कंडीशन है, वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग इज ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। मतलब यूनिट ए को जो एबीसी लिमिटेड ट्रांसफर कर रहा है टू पीक्यू लिमिटेड अंडर द स्कीम ऑफ डीमर्जर, वो कैसा होना चाहिए, गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। ठीक बात। अच्छा, तो हमारा जो केस लॉ है साहब, जो केस लॉ है हमारा, केस लॉ का नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, सीआईटी वर्सेस केबीडी शुगर एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट। अगेन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो साहब दिस इज अ इंपॉर्टेंट केस लॉ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस जाते हैं जिसको हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि यस दिस इज अ केस फिट टू बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, तो मैंने क्या कहा कि अगर आप डीमर्जर करते हैं और अगर आप डीमर्जर के एसोसिएटेड टैक्स बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि आपका जो डीमर्जर का ट्रांजैक्शन होता है वो टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन होता है, कैप गेन वगैरह राइज नहीं होता। दूसरा, जो भी लॉसेस वगैरह होंगे आपके यूनिट ए के, वो आपका पीक्यू लिमिटेड कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकता है। ठीक बात है। अच्छा, इसके लिए आपको ये सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो उसको डीमर्जर नहीं कहा जाएगा, फिर आप इसको स्लम्प सेल बोल सकते हैं। फिर ये क्या कहलाया जा सकता है, स्लम्प सेल। और आपको पता है डियर, स्लम्प सेल में किसी भी तरीके का टैक्स बेनिफिट नहीं होता और हैवी टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। ठीक बात है। तो साहब इसलिए एंटिटीज क्या करती हैं, डीमर्जर की स्कीम के तहत अपने मतलब अंडरटेकिंग्स को किसी और कंपनी को ट्रांसफर करती हैं। अदरवाइज अगर ये स्लम्प सेल बनेगा तो ह्यूज टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो फिर मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते और इसको फिर स्लम सेल की तरह से हो सकता है कि कंसिडर किया जाए, या इवन साहब बहुत सारे केसेस में तो स्लम सेल भी नहीं होता, इंडिविजुअल एसेट का सेल बन जाता है, तो उसमें तो फिर और ज्यादा इश्यूज बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे केस में क्या हुआ, हमारे केस में ये हुआ, जो छठा जो पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग इज ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, इसको लेकर डिस्प्यूट हो गया कि जो अंडरटेकिंग का जो ट्रांसफर हो रहा है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड जो यूनिट ए का ट्रांसफर कर रहा है, ये सेक्शन 219AA के 6th कंडीशन के हिसाब से गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। अगर इसको डीमर्जर की तरह से अगर मतलब क्वालिफाई करना है और अगर इसका टैक्स बेनिफिट लेना है तो इसका ट्रांसफर गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। सो व्हाट दिस गोइंग कंसर्न ट्रांसफर इंप्लाइज, तब इसके ऑप्शंस बन सकते हैं, इसके दो हम कह सकते हैं पॉसिबल सिचुएशंस बन सकते हैं। पहला, यूनिट ए जो ट्रांसफर हो रहा है वो यूनिट ए गोइंग कंसर्न हो। गोइंग कंसर्न का मतलब जब यूनिट ए ट्रांसफर हो रहा है वो एक फंक्शनल यूनिट हो। यूनिट ए जब मैं डीमर्जर में ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो एक फंक्शनल यूनिट की तरह से, ऑपरेशनल यूनिट की तरह से, रनिंग यूनिट की तरह से हो। इसका मतलब उस समय चालू यूनिट हो। चालू यूनिट मतलब एक ऑपरेशनल, एक रनिंग, एक फंक्शनल यूनिट। पहला मतलब तो ये है। तो अगर इस वाले मतलब को लिया जाता है तो इसको ये इंप्लाई करता है कि लेट्स से कि अगर यूनिट ए मेरा जिस समय मैं इसको डीमर्जर में ट्रांसफर कर रहा हूं, लेट्स से उस समय ये ऑपरेशनल या फंक्शनल नेचर का नहीं है। उस समय जिस समय मैं यूनिट ए को डीमर्जर में ट्रांसफर कर रहा हूं उस समय अगर ये ऑपरेशनल या रनिंग नेचर का नहीं है
तो इसका मतलब मैंने डीमर्जर के छठे कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, मुझे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं लॉसेस का सेट ऑफ नहीं कर सकता। अगर मैं पहला मतलब लूं जो कहता है कि जिस अंडरटेकिंग को आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो अंडरटेकिंग जो है वो गोइंग कंसर्न की तरह से ट्रांसफर होनी चाहिए, वो अंडरटेकिंग गोइंग कंसर्न की तरह से ट्रांसफर होनी चाहिए। अच्छा, इसका दूसरा मतलब क्या है जो कि एसएससी क्लेम कर रहा है। पहला जो इसका मीनिंग है जो कि डिपार्टमेंट क्लेम कर रहा है। डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि आपको अगर सेक्शन 219AA का बेनिफिट लेना है, अगर आपको अपने आप को डीमर्जर की तरह से क्वालिफाई करवाना है, तो जिस यूनिट को आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस यूनिट का ट्रांसफर गोइंग कंसर्न, मतलब वो एक गोइंग कंसर्न यूनिट होनी चाहिए जिसका ट्रांसफर किया जा रहा है। गोइंग कंसर्न यूनिट का मतलब क्या हुआ कि वो यूनिट उस समय फंक्शनल, ऑपरेशनल या रनिंग नेचर की होनी चाहिए, जो कि डिपार्टमेंट कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेट से एसएससी एबीसी लिमिटेड की यूनिट ए पिछले कुछ समय से फंक्शनल नहीं है, यूनिट ए अपने आप में एक यूनिट है बट पिछले कुछ समय से फंक्शनल नहीं है, हमने पिछले कुछ समय से लॉसेस की वजह से या किसी भी वजह से यूनिट ए को रनिंग या फंक्शनल मोड में नहीं रखा, अगर अब हम उसका ट्रांसफर करते हैं डीमर्जर में तो छठा कंडीशन फुलफिल नहीं होता जो कि एज पर डिपार्टमेंट, और मुझे डीमर्जर का बेनिफिट और मुझे इसका टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। एसएससी का कहना है कि यहाँ पे जो गोइंग कंसर्न बेसिस है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस यूनिट को आप ट्रांसफर कर रहे हो वो ट्रांसफर गोइंग कंसर्न मोड में होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस यूनिट का ट्रांसफर जो है वो एज अ गोइंग कंसर्न होना चाहिए। सर ये अजीब सी बात है, क्या बोल रहे हो, मतलब गोइंग कंसर्न की तरह से यूनिट को ट्रांसफर करो, एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर करो, इसका मतलब क्या? अच्छा, एक एक करके बात, ध्यान दीजिएगा। हमने दो बातें बोली। हमने कहा कि हम यूनिट ए को डीमर्जर में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो पहला जो कि डिपार्टमेंट क्लेम करता है, डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि जो आप जिस भी आप यूनिट को ट्रांसफर करते हैं उस यूनिट का ट्रांसफर कैसा होना चाहिए? अच्छा, द अंडरटेकिंग बीइंग ट्रांसफर्ड शुड बी अ गोइंग कंसर्न, मतलब जिस यूनिट को आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो गोइंग कंसर्न यूनिट होनी चाहिए, मतलब रनिंग, फंक्शनल, ऑपरेशनल यूनिट होनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट का क्लेम। और अगर ये क्लेम मान लिया गया तो अगर लेट से मेरा यूनिट है पिछले 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल से ऑपरेशनल नहीं है, फंक्शनल नहीं है, रनिंग नहीं है, तो फिर वो डीमर्जर नहीं बना, फिर मुझे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। एसएससी का कहना है, एसएससी क्या बोलता है? एसएससी बोलता है कि जो ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग, मतलब यूनिट जो ए है उसका ट्रांसफर गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए, ना कि यूनिट ए मेरा गोइंग कंसर्न हो, ट्रांसफर मेरा गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये तो बताओ। अच्छा, मान लीजिए कोई कार है, कोई कार, ठीक है, मैं उस कार को ट्रांसफर करता हूं, तो अगर मैं डिपार्टमेंट के हिसाब से लूं, डिपार्टमेंट क्या कहता है? द अंडरटेकिंग बीइंग ट्रांसफर्ड शुड बी अ गोइंग कंसर्न। तो डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर मैं ट्रांसफर को कंसीडर कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कार जब मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो कार उस समय रनिंग कार होनी चाहिए, मतलब उस समय वो चल रही होनी चाहिए, वो कार उस समय ऑपरेशनल होनी चाहिए एज पर डिपार्टमेंट। बट अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी के हिसाब से क्या है? द ट्रांसफर शुड बी ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस, मतलब कार जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो उस समय जब उसका ट्रांसफर हो रहा है वो ऑपरेशनल हो भी सकती है, ऑपरेशनल नहीं भी हो सकती, फंक्शनल हो भी सकती है, फंक्शनल नहीं भी हो सकती, पर सर जी कार जो ट्रांसफर होगी वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे होनी चाहिए, मतलब पूरी कार ट्रांसफर करना, मतलब कार के सारे व्हील्स होने चाहिए, इंजन होना चाहिए, जो भी कार में जितने भी नॉर्मल कर पुर्जे पार्ट्स कंपोनेंट्स होते हैं उसके साथ उसको ट्रांसफर करना। हाँ, उस समय वो कार भले ऑपरेशनल मोड में ना हो, रनिंग मोड में ना हो, बट पूरी कार ट्रांसफर करना, डिपार्टमेंट ये कहता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब जिस यूनिट का ट्रांसफर हो रहा है जरूरी नहीं है कि वो यूनिट गोइंग कंसर्न हो, मतलब यूनिट आपकी गोइंग कंसर्न हो, दैट इज नॉट एसेंशियल। हाँ, ट्रांसफर शुड बी ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस, मतलब जो एसएससी का क्लेम है सुप्रीम कोर्ट उसको जो है वो हम कह सकते हैं कि मतलब सेकंड करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिस यूनिट को आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस यूनिट का ट्रांसफर गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए, मतलब यूनिट ए के जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितना भी डेट है, जितना भी आईपी है, जो भी यूनिट ए का है उस यूनिट ए के साथ जो है आपको उसे ट्रांसफर करना है इन डीमर्जर एज पर सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, यूनिट है उस समय फंक्शनल हो भी सकता है, डिसफंक्शनल भी हो सकता है, रनिंग हो भी सकता है, नॉट रनिंग भी हो सकता है, ऑपरेशनल हो भी सकता है, नॉट ऑपरेशनल भी हो सकता है, पर हाँ यूनिट ए के जितने भी प्रॉपर्टीज, एसेट्स, लायबिलिटीज, एम्प्लॉयज, डेट, आईपीज वगैरह वो सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको
ऐसा तभी हम इसको मानेंगे एज अ गोइंग कंसर्न, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आपने छठी कंडीशन फुलफिल कर दी। तो एज पर सुप्रीम कोर्ट वो जो ट्रांसफर ऑफ यूनिट है आपकी, जिस आप अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर रहे हैं, यूनिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो अंडरटेकिंग आपकी गोइंग कंसर्न हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसफर गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। सो आई होप आपको समझ आई कि कोर्ट ने क्या कहा कि कार जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो उस समय रनिंग हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ सर जी, कार के जितने भी नॉर्मल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो सब कुछ उस कार में होना चाहिए जब आप उसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बच्चे, तो मेरे साथ साथ देखेंगे। अच्छा, द वर्ड यूज्ड ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस इन सेक्शन 219(6) मतलब छठी कंडीशन ओनली मीन्स दैट ट्रांसफर शुड बी बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न। इट डज नॉट मीन दैट द अंडरटेकिंग बीइंग ट्रांसफर्ड शुड बी अ गोइंग कंसर्न। मतलब जो अंडरटेकिंग आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो उस समय रनिंग है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अंडरटेकिंग उस समय हो सकता है कि डिसफंक्शनल हो, मतलब नॉट रनिंग हो, बट अगर आपने उस अंडरटेकिंग से जुड़े हुए सारे के सारे पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स बोले तो उस अंडरटेकिंग से अगर आपने जुड़े हुए सारे के सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, एम्प्लॉयज, डेट, ऑब्लिगेशन, राइट्स वगैरह जो उस अंडरटेकिंग के अगर आपने वो सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए तो हम ये मान लेंगे कि आपने इस अंडरटेकिंग को गोइंग कंसर्न बेसिस पर ट्रांसफर किया। भले वो अंडरटेकिंग पिछले 2 साल से 4 साल से 5 साल से बंद पड़ी हो, मींस डिसफंक्शनल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा देखेंगे। The assets, liabilities, employees, debt, obligation, rights, etc. immediately prior to demerger, जो भी demerger के पहले है वो सब कुछ ट्रांसफर करो, stands entirely vested with the associate upon demerger। मतलब सब कुछ आपने demerger के दौरान दे दिया। This amounts to transfer of the undertaking on going concern basis, और आपने जो है वो going concern बेसिस पर ट्रांसफर किया। सेक्शन 219(a) के हिसाब से आपने डिमर्जर की कंडीशन को फुलफिल कर दिया और आप इनकम टैक्स बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ लॉसेस। ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ, शायद ये हमारा 4th केस लॉ है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, CIT इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस एयर इंडिया लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ साहब, एक कंपनी है एयर इंडिया लिमिटेड से, उसने ना एक फॉरेन कंपनी को कुछ पेमेंट की जिसपे TDS बनता है। अच्छा, तो जो आपका मतलब TDS जो बनेगा उसने एज पर द प्रोविजंस ऑफ DTAA वो TDS काट लिया। आपको बता आइडिया, एक हमारे इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है सेक्शन नंबर 90 सबसेक्शन 2, वो कहता है कि प्रोविजन ऑफ द एक्ट और DTAA व्हिचएवर इज मोर बेनिफिशियल अपॉन द असेसी वो अप्लाई करेगा। अच्छा, तो लेट्स से कि मैंने ना किसी नॉन रेजिडेंट असेसी को मैंने कोई पेमेंट की जो हो सकता है कि रॉयल्टी की तरह से क्लासिफाई हो जाए एज पर सेक्शन 916। अच्छा, तो सेक्शन 916 के साथ में मतलब सेक्शन नंबर 115A कहता है कि रॉयल्टी पे 20% का आपको लगाना पड़ेगा टैक्स साथ में। तो और मतलब सेक्शन नंबर 195 कहता है कि 20% के रेट पे उस रॉयल्टी इनकम पे TDS कर लेना। ठीक बात है। अच्छा, बट लेट्स से कि मैंने ना US बेस्ड पर्सन को जो है वो रॉयल्टी पे की, इंडिया और USA का जो DTAA है वो कहता है कि रॉयल्टी अगर आप किसी US के रेजिडेंट को पे करते हैं तो वो 10% के रेट पे उसको आप भारत में टैक्स कर सकते हैं, मतलब सोर्स कंट्री उस पर 10% का टैक्स लगा सकता है। तो मैंने क्या किया, जब मैं रॉयल्टी पे कर रहा था तो इनकम टैक्स एक्ट मुझे कहता है 20%, बट DTAA कहता है मुझे कि आपको टैक्स लगाना है 10% के रेट से। तो मैंने DTAA की बात मानते हुए सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 के हिसाब से मैंने 10% का TDS काट लिया। ठीक बात है, जो कि इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से नहीं है बट DTAA के रेट के हिसाब से। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट में TDS के कॉन्टेक्स्ट में एक और प्रोविजन है जिसका नाम है सेक्शन नंबर 206AA, जो कहता है कि जिस पर्सन को आपने पेमेंट की मतलब पे, अगर वो अपना पैन वगैरह फर्निश नहीं करता तो उस केस में रेट ऑफ TDS बढ़ जाता है, और इवन कुछ केसेस में रेट ऑफ TDS जो है साहब वो दोगुना हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है। तो अगर नॉर्मल रेट ऑफ TDS अगर मान लीजिए कि मतलब 10% है, तो अगर सामने वाली पार्टी अगर आपको अपना पैन नहीं देती तो आपको सेक्शन 206AA इन्वोक करके हो सकता है कि 20%, में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको हो सकता है कि 20% के रेट पे TDS काटना हो। ठीक बात है। अच्छा, यहाँ पे एयर इंडिया ने एक फॉरेन अपने मतलब पार्टनर को पेमेंट की और उस पे DTAA के रेट के हिसाब से TDS काट लिया। उस फॉरेन पार्टनर ने अपना पैन एयर इंडिया को फर्निश नहीं किया। अच्छा, डिपार्टमेंट कहता है कि आपको तो सर जी सेक्शन 206
ए लगाते हुए आपको डबल रेट पे टीडीएस काटना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आप क्या बन गए, एसएससी इन डिफॉल्ट बन गए। और ये मामला बढ़ते बढ़ते कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट के पास। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने डियर अगेन मैं कहूंगा दैट इज अ लैंडमार्क जजमेंट, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनो यार, यहाँ पे सुनो, टीडीएस को काटने से पहले जब आप टीडीएस काट रहे होते हैं ना, तो उसके ना स्टेप्स होते हैं, उसमें ना 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि जिस इनकम पे आप टीडीएस काट रहे होते हैं या जिस इनकम पे आप चाहते हैं कि टीडीएस कटे, सबसे पहले तो ये देखो कि क्या वो इनकम चार्जेबल भी है या नहीं है, और जिस एसएससी की जिस पर्सन की वो इनकम है, क्या वो इनकम उसके स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे आती भी है या नहीं है। मतलब क्या हुआ सर इसका, मतलब क्या बोलना चाहते हो। अच्छा, जैसे आपको डियर याद है सेक्शन 5 जो है वो डील करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जहां पे रेजिडेंट एसएससी, नॉन रेजिडेंट एसएससी, एनओआर एसएससी की स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात की गई है। अब लेट्स से कोई ऐसी इनकम है जो मुझे मिलती है जो मेरे स्कोप ऑफ टोटल इनकम में शामिल ही नहीं है, जो मेरे स्कोप ऑफ टोटल इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस उसमें शामिल ही नहीं है, तो क्या उस पे क्या आप जो है वो मतलब टीडीएस काट सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जो भी सामने वाली पार्टी की इनकम है, क्या वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में शामिल है भी या नहीं। अगर वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में शामिल ही नहीं है तो वो भारत में चार्जेबल ही नहीं है, वो भारत में चार्जेबल टू टैक्स ही नहीं है। आइए, क्या मेरी बात समझ पाए। तो लेट्स से कि अगर मैं एक नॉन रेसिडेंट एसएससी हूं, अगर मैं मान लीजिए नॉन रेसिडेंट एसएससी हूं, एनओआर की बात नहीं कर रहा, अगर मैं एक नॉन रेसिडेंट एसएससी हूं, तो मेरी भारत में सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होती है जो कि भारत में डीम्ड टू अकर, अराइज या भारत में रिसीव होती है। अगर लेट्स से कोई ऐसी इनकम है जो भारत के बाहर अकर, अराइज और रिसीव होती है, तो बीइंग अ नॉन रेसिडेंट क्या वो इनकम मेरी इंडिया में स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आती है? नहीं। तो क्या सर जी आप उस पर टीडीएस काट लोगे? जवाब है नहीं, क्योंकि वो भारत में आपकी स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आती नहीं, वो भारत में आपकी चार्जेबल टू टैक्स ही नहीं। अच्छा, बट मान लीजिए कोई ऐसी इनकम है जो आपकी स्कोप ऑफ टोटल इनकम में शामिल होती है। लेट्स से कि मैं एक नॉन रेजिडेंट हूं और मुझे किसी इंडियन क्लाइंट ने रॉयल्टी पे की, तो वो मेरी स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आती है, क्योंकि सेक्शन 916 के हिसाब से वो भारत में डीम्ड टू अकर, अराइज होती है। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, तो जैसे मेरी कोई इनकम स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आ गई, दूसरा स्टेप क्या होता है टीडीएस काटने के लिए? मुझे उस इनकम की टैक्सेबिलिटी को डिटरमाइन करना पड़ता है कि ठीक है सर, ये कोई इनकम मेरी स्कोप ऑफ टोटल इनकम में तो आ गई, बट हो सकता है ये वो इनकम मेरी क्या हो, एग्जेम्प्ट हो, वो इनकम मेरी एग्जेम्प्ट हो। अगर कोई इनकम मेरी, भले वो इनकम स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आ गई, बट अगर वो इनकम एग्जेम्प्ट है तो क्या आप उस पे जो है वो मतलब टीडीएस काट लोगे? जवाब है नहीं। तो अगर कोई इनकम मेरी स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आएगी तो इसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि क्या वो भारत में टैक्सेबल है भी या नहीं। अगर वो टैक्सेबल है तो किस रेट पे टैक्सेबल है और किस सेक्शन में टैक्सेबल है। तो अगर मैं रॉयल्टी की बात करूं तो सेक्शन 115A कहता है कि ये 20% पे भारत में टैक्सेबल है। अच्छा, तो इसका मतलब नॉन रेजिडेंट की रॉयल्टी इनकम पे जो है सेक्शन 115A ने टैक्स रेट लगा दिया, सेक्शन 916 ने उसको स्कोप ऑफ टोटल इनकम का पार्ट बना दिया। अच्छा, अब टीडीएस का काम क्या होता है साहब? बहुत ध्यान से, टीडीएस का काम क्या होता है? टीडीएस का काम होता है टैक्स की रिकवरी कराना, टैक्स की रिकवरी कराना। टीडीएस के प्रोविजंस टैक्स इंपोज नहीं कर सकते, जो टैक्स ऑलरेडी इंपोज हो गया उसके रिकवरी की बात करते हैं। तो लेट्स से कि मैं एक नॉन रेजिडेंट हूं, मुझे किसी इंडियन क्लाइंट ने रॉयल्टी पे की, सेक्शन 916 के हिसाब से वो रॉयल्टी भारत में डीम्ड टू अकर, अराइज होती है, जो सेक्शन 5 के स्कोप ऑफ टोटल इनकम के हिसाब से मेरी भारत में जो है वो इनकम लायबल टू टैक्स बन गई, जिसमें सेक्शन 115A कहता है कि 20% के रेट पर टैक्स लगा दो। ठीक बात है। अच्छा, अब इस टैक्स की, इस 20% टैक्स की रिकवरी कैसे होगी? इसकी रिकवरी कैसे होगी? तो इसकी रिकवरी के ना बहुत सारे मोड्स हो सकते हैं। एक मोड हो सकता है कि मैं अपने से सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दूं। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, दूसरा मोड क्या हो सकता है कि जब वो पैसा मुझे मिल रहा हो उसी समय उसका टीडीएस होके सरकार के पास जो है मेरा टैक्स चला जाए। तो नॉन रेजिडेंट्स के केस में हमारा इनकम टैक्स ज्यादा फोकस किस पे करता है? टीडीएस पे। तो इसका मतलब एक्ट क्या कहता है कि जब आप किसी नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी नेचर का इनकम पे कर रहे हैं तो सेक्शन 195 के हिसाब से 20% के रेट पे आपको टीडीएस काट के सरकार को जमा करना है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये जो सेक्शन 195 का 20% का टीडीएस है साहब, ये तीसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। पहले इसके 2 स्टेप हो चुके। पहले 2 स्टेप क्या हो चुके? चार्जेबिलिटी इन स्कोप ऑफ इनकम और दूसरा टैक्सेबिलिटी ऑफ दैट रॉयल्टी इनकम इन इंडिया। द थर्ड स्टेप इज द रिकवरी ऑफ दैट टैक्स, जो कि आपका पहले 2 स्टेप में इंपोज करके टैक्सेबल बना दिया गया था। क्या मेरी बात समझ पाए? तो सर इसमें नया क्या है ये तो सबको पता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बहुत ध्यान से सुनिएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर जी, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डियर ऐसी बात कह दी जो बहुत सारे टैक्स एक्सपर्ट्स इस बात को मन से तो मानते थे, मतलब दिल से तो मानते थे, बट कभी भी अपनी जुबान पे लेके नहीं आते थे। तो सर ऐसा क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बहुत ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब ये जो आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम और जो चार्जेबिलिटी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो दो प्रोविजंस हैं आपके सेक्शन 4 और 5, ये भी सबऑर्डिनेट हैं, ये भी सबऑर्डिनेट हैं सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 के, ये भी सबऑर्डिनेट हैं सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 के। मतलब ये हुआ कि ये भी DTAA के सबऑर्डिनेट है, क्योंकि सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर किसको लगा देता है? DTAA को लगा देता है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि आपका सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट भी DTAA के सामने खड़ा नहीं होता। आपको कुछ भी करो, कुछ भी ना करो, DTAA को ही मानना पड़ेगा। आप कोई भी पेमेंट जो आप नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को कर रहे हो जिसमें DTAA जहां पे एप्लीकेबल है, आप इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ना तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम चेंज कर सकते हो, ना तो चार्जेबिलिटी चेंज कर सकते हो, ना तो टैक्सेबिलिटी चेंज कर सकते हो, ना तो रिकवरी का रेट मतलब TDS का रेट चेंज कर सकते हो। ये सब कुछ किसके हिसाब से होगा? DTAA के हिसाब से। तो सब तो सर इसका मतलब तो फिर इनकम टैक्स एक्ट तो फिर साइड में खड़ा रहे कि सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब देखता रह जाएगा। जवाब है हाँ, इनकम टैक्स एक्ट का यही काम बचेगा फिर तो। आर यू गाइस गेट? इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रिटन करा दिया बाय DTAA। तो इसका मतलब अगर आप नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को कोई इनकम पे कर रहे हैं, उस इनकम पे क्या वो इनकम उस नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी की भारत में उसके स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आएगी या नहीं आएगी, ये भी DTAA के हिसाब से। वो भारत में चार्जेबल है या नहीं है, ये भी DTAA के हिसाब से। वो उसकी भारत में टैक्सेबिलिटी बनती है या नहीं, वो भी DTAA के हिसाब से। और टैक्सेबिलिटी बनने के बाद जो रेट ऑफ TDS होगा वो भी DTAA के हिसाब से होगा। तो आप इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AA लगा दो, 206AB लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ कौन ओवरराइड कर जाता है? सेक्शन 92 की वजह से DTAA ओवरराइड कर जाता है। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ TDS होगा ये इस वजह से बढ़ाया नहीं जा सकता कि आपने जो है सर जी मतलब जिस पर्सन को आप पे कर रहे हैं उस पर्सन ने अपना ITR फाइल नहीं किया, या उस पर्सन ने आपको अपना पैन फर्निश नहीं किया, तो आप उसमें रेट ऑफ TDS बढ़ा दें। ऐसा नहीं हो सकता। जो TDS का रेट DTAA में मेंशन्ड है वही रेट अप्लाई करेगा। ठीक बात है? तो मेरे साथ साथ देख लें। अकॉर्डिंगली वेयर द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड कंसीडरिंग द प्रोविजंस ऑफ DTAA, ध्यान दीजिएगा, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206AA कैन नॉट बी इन्वोक टू इंसिस्ट TDS एट अ हायर रेट। मतलब सेक्शन 206AA वहां पे नहीं लगा सकते जहां पे DTAA अप्लाई करता है। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉस। आप ये सारे इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं, तो क्या करें? चलें फिर आगे आते हैं। थोड़ा सा चलिए से मेरे साथ साथ देखेंगे। अच्छा, सेक्शन 263 जो कहता है रिवीजन ऑफ मतलब रिवीजन इन केस ऑफ इन दोस केसेस which are prejudicial to the interest of revenue। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड बता देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लेट्स से असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के केस में कोई असेसमेंट ऑर्डर इशू किया। ठीक बात है, कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया। लेट्स से इज असेसिंग ऑफिसर और ये हमारे असेसी हैं, तो इनको ना एक असेसमेंट ऑर्डर आया, वो मतलब रिलेट करता है प्रीवियस ईयर 22-23 से। ऑन 10/10/2023 को असेसमेंट ऑर्डर आया अंडर सेक्शन 143(3) जो कि स्क्रूटनी असेसमेंट होती है। ठीक बात है। अच्छा, तो असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 143(3) में एक असेसमेंट ऑर्डर इशू किया ऑन 10/10/2023 जो कि प्रीवियस ईयर 22-23 से बिलोंग करता है। ठीक बात है। अच्छा, इसमें 4 मैटर्स हैं जो कि असेसिंग ऑफिसर ने कंसिडर किए थे। मैटर 1, 2, 3, 4। अच्छा, मैटर 1 एज इट इज असेसी एक्सेप्ट कर लेता है। मैटर 2 एज इट इज असेसी एक्सेप्ट कर लेता है। मैटर 3 भी एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। मैटर 4 असेसी एक्सेप्ट नहीं करता, उसे वो CIT अपील्स में ले जाके जो है वो उसके अगेंस्ट वो केस कर देता है। मींस असेसी हैज नॉट एक्सेप्टेड मैटर 4 बट असेसी हैज प्रेफर्ड टू कंटेस्ट मैटर 4। ठीक बात है। अच्छा, तो पहले 3 मैटर असेसी ने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिए, मैटर 4 एक्सेप्ट नहीं किया और इसको जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो CIT अपील्स में चला गया। अच्छा,
सीआईटी, ध्यान दीजिएगा, सीआईटी कमिश्नर ऑन इनकम टैक्स, सीआईटी को लगता है कि यार मैटर 3 और मैटर 4 में, ध्यान दीजिएगा, सीआईटी को क्या लगता है, मैटर 3 और मैटर 4 में असेसिंग ऑफिसर ने इनकम टैक्स एक्ट का प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं किया, जिसकी वजह से रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, जो कि रेवेन्यू के हितों के खिलाफ चला गया। मतलब सर हो सकता है मैटर 3 में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की इनकम को 10 लाख रुपए से बढ़ाया, बट मतलब सीआईटी को लगता है कि ये कम से कम 20 लाख रुपए होना चाहिए था, या ये हो सकता है कि 50 लाख रुपए होना चाहिए था, या हो सकता है कि पूरी तरीके से असेसमेंट ही गलत है सर जी, इसको फिर से असेसमेंट किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से हमें कम टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है, जो कि हमें मिलना चाहिए था। अच्छा, तो सीआईटी को क्या लगता है कि मैटर 3 और मैटर 4 में असेसिंग ऑफिसर ने एक्ट को सही तरीके से नहीं लगाया, जिसकी वजह से रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट का लॉस हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैटर 3 और मैटर 4 के लिए तो असेसिंग ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ मैटर 3 के लिए, 4 के लिए मतलब असेसिंग ऑफिसर नहीं, सीआईटी मतलब सीआईटी जो है हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ मैटर 3 के लिए, ध्यान दीजिएगा, मैटर 4 के लिए नहीं, क्योंकि मैटर 4 ऑलरेडी जो है वो अपील में जा चुका है और मैटर 4 में पार्शियल मर्जर लग चुका है। ठीक बात है। अच्छा, मैटर 3 के लिए सीआईटी क्या कर सकता है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है और रिकॉर्ड्स मंगवाने के बाद उसका एनालिसिस कर सकता है, और उसके एनालिसिस करने के बाद ऑर्डर पास कर सकता है। और वो ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है एनहांसिंग और मॉडिफाइंग द असेसमेंट। एनहांसिंग द असेसमेंट का मतलब कि सर अगर मान लीजिए मैटर 3 में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की इनकम को 10 लाख रुपए से एनहांस किया, सीआईटी क्या कर सकता है, इस 10 लाख रुपीस को बढ़ा के 20 लाख रुपए कर सकता है, या इस असेसमेंट को मॉडिफाई कर सकता है। लेट्स से असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसमेंट किया उसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मान लीजिए कि 8% लगाया, सीआईटी प्लस बोल सकता है कि नहीं साहब 8% नहीं चलेगा, आपको 12% का जीपी रेशियो जो है वो नॉशनल मानना पड़ेगा, मतलब आपने असेसमेंट मॉडिफाई कर दी। ठीक बात है। या और क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है असेसमेंट को और डायरेक्ट कर सकता है फ्रेश असेसमेंट। मतलब असेसिंग ऑफिसर को ये बोल सकता है कि यार मैटर 3 मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने ना इसमें बहुत सारे एरर्स किए, आप एक काम करो, मैटर 3 का असेसमेंट जो है आप उसको दोबारा से करो। ठीक बात है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, रिवीजन ऑर्डर का नाम देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रिवीजन ऑर्डर। सीआईटी इस रिवीजन ऑर्डर को कब तक पास कर सकता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो असेसमेंट ऑर्डर पास की गई है उसके एंड से 2 सालों तक। तो सर अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर मतलब जमा किया, मतलब इशू किया है, तो इसका एंड कब होता है, 31/3/2024, इसके 2 साल तक बोले तो 31/3/2026। तो सीआईटी यहाँ पे 31/3/2026 तक रिवीजन ऑर्डर पास कर सकता है। क्या मेरी बात समझ पाए, सीआईटी 31/3/2026 तक रिवीजन ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक बात, यहां तक बात क्लियर है। ये लॉ है जो कि सेक्शन 263 में मेंशन है। तो सर केस लॉ क्या है, केस कौन सा है उसकी बात तो करो, सीआईटी वर्सेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस केस की बात तो करो, इसकी बात थोड़ी देर में करते हैं। अच्छा, अब लेट से सर असेसमेंट से काम नहीं चला, रीअसेसमेंट हुआ। अब लेट से इसी एसएससी का लेट से रीअसेसमेंट हुआ अंडर सेक्शन 147। ठीक है, तो असेसिंग ऑफिसर ने इसी एसएससी का, जो हमारा पहले वाला एसएससी था, उसका रीअसेसमेंट किया ऑफ द प्रीवियस ईयर 22-23 और रीअसेसमेंट करके सेक्शन 147 में रीअसेसमेंट ऑर्डर इशू किया। ध्यान दीजिएगा, पहले तो असेसमेंट ऑर्डर इशू किया था जिसमें 4 मैटर कंसिडर किए थे, 1 2 3 4। यहां पे इन्होंने रीअसेसमेंट किया और रीअसेसमेंट करके मैटर 5 और मैटर 6 यहाँ पे इसके बारे में रीअसेसमेंट किया। मतलब ये जो 2 मैटर्स आपने लिए हैं, क्या वो पहले ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर का पार्ट थे? जवाब है नहीं सर, ये पहले ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर का पार्ट नहीं थे, क्योंकि ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर में 4 मैटर्स थे, 1 2 3 4। यहाँ पे आपने ना 2 नए मैटर्स आपने कंसिडर किए। ठीक बात है। अच्छा, क्या डिपार्टमेंट ऐसा कर सकता है, क्या असेसिंग ऑफिसर ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर। सेक्शन 147 रीड विद बहुत सारे सेक्शन है, 148, 148A वगैरह वगैरह, 149। अच्छा, तो बहुत सारे प्रोविजन है जिसके हिसाब से आप रीअसेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, असेसिंग ऑफिसर ने रीअसेसमेंट किया ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 और रीअसेसमेंट ऑर्डर इशू किया 10/10/2025 को इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर 5 एंड मैटर 6। ठीक है। अच्छा, सवाल बनता है कि सीआईटी अब जो है वो सेक्शन 263 में रिवीजन ऑर्डर पास करना चाहता है। सीआईटी सेक्शन 263 में रिवीजन ऑर्डर पास करना चाहता है। सवाल बनता है कि जब आप रिवीजन ऑर्डर पास करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टाइम लिमिट क्या है, जब असेसमेंट ऑर्डर आया उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के 2 सालों तक। ठीक बात है। मतलब आप रिवीजन ऑर्डर कब तक पास कर सकते हैं? सच ऑर्डर कैन बी पास्ड अप टू 2 years
from the end of the financial year in which order sought to be revised was passed। तो सवाल बनता है कि अगर मैं रिवीजन ऑर्डर पास कर रहा हूं तो यहाँ पे दो तरीके के ऑर्डर पास हुए, एक तो पास हुआ 10-10-23 को और दूसरा पास हुआ 10-10-25 को। तो मैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कहां से काउंट करूंगा, 10-10-23 से काउंट करूंगा या 10-10-25 से काउंट करूंगा। तो यहाँ पे अगेन सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया। सर जी इस बार तो मानना पड़ेगा सारे ही जजमेंट है लैंडमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया और कहा कि साहब पीरियड ऑफ लिमिटेशन किस डेट से काउंट होगा, उसके लिए जरूरी है इस बात को देखना कि आप किस मैटर के लिए रिवीजन ऑर्डर पास करना चाहते हो। मतलब सीआईटी, तुम बताओ तुम कौन से मैटर का रिवीजन ऑर्डर पास करना चाहते हो। सीआईटी कहता है सर जी मैटर 3। मैटर 3 कौन सा मैटर है जो कि रीअसेसमेंट में कंसिडर नहीं किया गया। ध्यान दीजिए मैटर 3 कौन सा मैटर है जो रीअसेसमेंट में कंसिडर नहीं किया गया। रीअसेसमेंट में दो अलग मैटर्स हैं 5 और 6। मैटर 3 वो मैटर है जो कि ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर का पार्ट है। तो अगर सीआईटी ऐसे मैटर पे अपना रिवीजन ऑर्डर पास करना चाहता है जो कि ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर से बिलोंग करता है तो उसके लिए जो लिमिटेशन का पीरियड होगा वो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर वाला पीरियड से काउंट होगा। मतलब 31/3/2026 आपका टाइम लिमिट होगा। इसके बाद अगर आप मैटर 3 के लिए कोई ऑर्डर पास करोगे रिवीजन ऑर्डर तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? तो देखेंगे मैटर 3, द इशू बिफोर सीआईटी व्हाइल एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सेक्शन 263 फॉर रिवीजन ऑर्डर रिलेट्स बैक टू द ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर। मतलब मैटर 3 किसका पार्ट है? मैटर 3 सर जी ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर का पार्ट है। ये देखिए ये है मैटर 3। रीअसेसमेंट ऑर्डर में जो दो आपके मैटर्स हैं वो कौन से हैं? 4, 5 और 6। मैटर 3 उसका पार्ट नहीं है। मैटर 3 इज अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर, इसलिए जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी कहां से काउंट होगी? ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर से काउंट होगी। अच्छा देखेंगे, hence the period of limitation would start from the date of the original assessment order and not from the date of reassessment order। और ये आपके ना 10/10/2025 से मतलब रीअसेसमेंट वाले डेट से ये काउंट नहीं होगा। आई गाइस गेट? अच्छा इसलिए जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां तक जाएगी? 31/3/26 तक। अगर इसके बाद अगर सीआईटी अगर मैटर 3 में किसी भी तरीके का रिवीजन करते हैं तो वो रिवीजन ऑर्डर आपका टाइम बार्ड हो जाएगा, हेंस इनवैलिड। अच्छा सर मान लीजिए कि अगर सीआईटी मैटर 5 और 6 के लिए अगर कोई रिवीजन करना चाहते तो उसके लिए क्या होगा? तो ध्यान देंगे, तो चूंकि जो इशू है हमारे पास मैटर 5-6 का है। अच्छा द इशू बिफोर सीआईटी व्हाइल एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सेक्शन 263 फॉर रिवीजन रिलेट्स टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ रीअसेसमेंट। मतलब मैटर 5-6 मुझे मतलब सोच के बताएं साहब, रीअसेसमेंट से क्या मतलब? मैटर 5 और 6 जो डील करते हैं वो रीअसेसमेंट से डील करते हैं। और अगर आप इसके लिए अगर आप रिवीजन ऑर्डर अगर अपना रिविजनरी पावर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 263 कहां से काउंट होगी? वुड स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द रीअसेसमेंट ऑर्डर। तो सर इसमें नई बात क्या थी? ये तो मतलब अगर आप देखेंगे लॉजिकली तो यही होना चाहिए था डियर। लॉजिकली जो होना चाहिए था वो हर बार इतना आसान नहीं होता समझने में। इसी चीज को लेके मल्टीपल केसेस हैं साहब, ठीक है। अच्छा तो फिर चलो टाइम पास नहीं करते। अच्छा तो इसका क्रक्स क्या कह सकते हैं? मतलब ध्यान दीजिएगा, इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रीअसेसमेंट इज डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल मैटर 5 एंड 6 जो कि हमारा 1, 2, 3, 4 जो था वो हमारा ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर का पार्ट था। अच्छा the relevant date for the determination of the period of limitation in respect of, ध्यान दीजिएगा, in respect of matters covered in the original assessment order मतलब मैटर 3। तो अगर लेट से रीअसेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर ने मैटर 5 और 6 को डील किया है और सीआईटी मैटर 3 के लिए अगर अपना रिवीजन पावर एक्सरसाइज करना चाहता है तो मैटर 3 के लिए जो रेलेवेंट डेट होगा, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए काउंट होगा, वो डेट ऑफ ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर से काउंट होगा, ना कि रीअसेसमेंट ऑर्डर से काउंट होगा। अच्छा would be from the date of the original assessment order, would be from the date of the original assessment order। अच्छा तो ये इसी बात को यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान हमेशा से देख लें। हाँ देखेंगे, द इशू बिफोर द कमिश्नर और एक्सरसाइजिंग द पावर अंडर सेक्शन 263 रिलेट्स बैक टू द ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर। ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर बोले तो मैटर 3 which were not covered in the reassessment proceeding। और reassessment proceeding में सिर्फ मैटर 5 और 6 कवर्ड था, मैटर 3 कवर्ड नहीं था। Therefore the limitation would start from the original assessment order and not from the reassessment order। इसलिए ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन आएगा वो 10/10/2023 से आएगा, मींस 31/3/26 तक ये आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है। उसके बाद आप जो अगर आप इशू करेंगे तो टाइम बार्ड हो जाएगा, ठीक है। दो और केस लॉज एंड ईयर जो कि जुडिशियल अपडेट का तो पार्ट नहीं है, जो कि आईसीआई ने अपने स्टडी मैट में दिया था। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको भी करके जाएं।
अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं आप स्किप भी कर सकते हैं, डेट इज अप टू यू। मैं इस पे जो है आपको बाउंड नहीं करूंगा, बट ये 5 तो इंपॉर्टेंट केस लॉस थे, तो 2 और देख लें मेरे साथ साथ। अच्छा, देखेंगे जो 2 केस लॉस हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उसकी बेसिक बातें कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, परमानेंट स्टैब्लिशमेंट एंड द बिजनेस प्रॉफिट टैक्सेबिलिटी। अच्छा, तो सर जैसे किसी ना नॉन रेजिडेंट या किसी फॉरेन कंपनी के ना भारत में बहुत तरीके के इनकम हो सकते हैं। किसी नॉन रेजिडेंट या किसी फॉरेन कंपनी की भारत में मल्टीपल प्रकार की इनकम हो सकती है। जैसे सर कौन कौन सी इनकम हो सकती है, मतलब जनरली, इसके अलावा भी हो सकती है, बट जनरली कौन कौन सी इनकम हो सकती है? सर इंटरेस्ट हो सकता है, रॉयल्टी हो सकती है, एफटीएस हो सकता है, या बिजनेस इनकम हो सकती है। सो दैट आर द यूजुअल इनकम। इसके अलावा भी इनकम हो सकती है। तो लेट्स से कोई कंपनी है अमेरिका की ईबीसी इंक, और इंडिया में इसके मल्टीपल इनकम हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस या फिर बिजनेस इनकम। अच्छा, कोई भी इनकम जो आपके किसी और देश या किसी आउटसाइड इंडिया से बिलोंग करती है, इसकी टैक्सेबिलिटी के लिए इनकम टैक्स एक्ट और रेलेवेंट डीटीडब्ल्यूए दोनों काम करता है। मींस पैरेलली आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट्स से कि अगर कोई इनकम ऐसी है जिसकी टैक्सेबिलिटी इनकम टैक्स एक्ट में तो प्रोवाइड है, बट जिस देश के साथ वो आप, जिस देश की वो पार्टी है उसके साथ जो आपका डीटीडब्ल्यूए है, उसमें अगर उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं दी गई तो आप उसको भारत में टैक्स नहीं कर सकते। अगर उसकी टैक्सेबिलिटी उस डीटीडब्ल्यूए में तो है बट आपके इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है, तो अगेन आप उसको भारत में टैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि एसएससी जो है वो सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 को यूज करेगा और भारत में टैक्स देने से बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसी इनकम जो किसी फॉरेन कंट्री से या जो किसी और कंट्री से जिसका कोई लिंक है, उसकी टैक्सेबिलिटी के लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट और रेलेवेंट डीटीडब्ल्यूए के आर्टिकल दोनों को साथ में कंसिडर करना पड़ता है। ठीक बात है। अच्छा, तो लेट्स से इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि अगर किसी भी नॉन रेजिडेंट या किसी भी फॉरेन कंपनी ने भारत में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट, रॉयल्टी या एफटीएस कमाया, वो इंडिया में डीम्ड टू अकर अराइज होता है एज पर सेक्शन 91। अक्सर अगर वो इंटरेस्ट है तो 914, अगर वो रॉयल्टी है तो 916, मतलब इंटरेस्ट तो 915, इंटरेस्ट तो 915, रॉयल्टी है तो 916, अगर वो एफटीएस है तो 917। ठीक बात है। अच्छा, आगे देखेंगे सेक्शन 91567 क्या कहता है, वेदर और नॉट द फॉरेन कंपनी हैव एनी प्लेस ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा इन इंडिया। मतलब जिस फॉरेन कंपनी या जिस नॉन रेजिडेंट ने भारत से इंटरेस्ट, रॉयल्टी या एफटीएस कमाया, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भले उसका भारत में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई रेजिडेंस कुछ हो या ना हो, मतलब भारत से उसका किसी भी तरीके का कोई भी टेरिटोरियल नेक्सस हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भारत में वो इनकम डीम्ड टू अकर अराइज हो जाएगी, अकॉर्डिंगली उस पर भारत पर टैक्स बनेगा। ये कहता है इनकम टैक्स एक्ट। सर आप इनकम टैक्स एक्ट में कुछ भी कह दो उससे क्या फर्क पड़ता है, डीटीडब्ल्यूए को भी देखना पड़ेगा। डीटीडब्ल्यूए क्या कहता है? डीटीडब्ल्यूए कहता है इनकम इज टैक्सेबल इन द सोर्स कंट्री, बोले तो इंडिया, एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग अ परमानेंट स्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया फॉर द टैक्सेबिलिटी ऑफ दोज इनकम। तो इसका मतलब जो भी हमने डीटीडब्ल्यूए फॉरेन कंट्रीज के साथ साइन किए हुए हैं, उन डीटीडब्ल्यूएस में भी इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस के कॉन्टेक्स्ट में ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि उस फॉरेन कंपनी का भारत में हम कह सकते हैं कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस या कोई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट और रेलेवेंट डीटीडब्ल्यूए वो तकरीबन सेम ही बात कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में भी किसी भी तरीके का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना रिक्वायर्ड नहीं है और रेलेवेंट डीटीडब्ल्यूए में भी रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, तो इसलिए साहब इन तीनों प्रकार के इनकम को टैक्स करने में परेशानी नहीं आती। परेशानी कहां पे आती है? बिजनेस इनकम को टैक्स करने में परेशानी आती है, बिजनेस इनकम को टैक्स करने में, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट कहता है सेक्शन 91 में कि किसी भी फॉरेन कंपनी या किसी भी नॉन रेजिडेंट की भारत में बिजनेस इनकम टैक्स होगी यदि उस नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी का भारत में बिजनेस कनेक्शन हो, यदि उस नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी का भारत में बिजनेस कनेक्शन हो या सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हो। दो बातें, या तो बिजनेस कनेक्शन हो या तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हो। बट सर ये दोनों अलग कहां है? बिजनेस कनेक्शन तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की वजह से भी तो बनता है। हाँ डियर, आपका कहना बिल्कुल सही है, बट मैंने ना इसको अलग से इसलिए मेंशन कर दिया सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को, ताकि आपको ना रिकॉल करे कि कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस नाम का भी कॉन्सेप्ट हमारे इनकम टैक्स एक्ट में है। ठीक बात है। अच्छा, तो सर इनकम टैक्स एक्ट तो मतलब किसी काम का ही नहीं, क्योंकि एज पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 एसएससी जो है इनकम टैक्स एक्ट को ओवर रूल करके डीटीडब्ल्यूए को यूज कर सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। डीटीडब्ल्यूए क्या कहते हैं, क्योंकि मुद्दे वाली बात तो डीटीडब्ल्यूए की है। अच्छा, डीटीडब्ल्यूए कहता है बिजनेस इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी और नॉन रेजिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से,
एज पर आर्टिकल 7 यूजुअली बिजनेस प्रॉफिट की बात करता है ऑफ द रेलेवेंट DWA। तो अगर ये फॉरेन कंपनी यूएसए की है तो इंडिया यूएसए का आर्टिकल 7 जो कि बिजनेस प्रॉफिट की बात करता है, उस बिजनेस प्रॉफिट के आर्टिकल के हिसाब से उस अमेरिकन कंपनी का बिजनेस इनकम, मैं फिर से कह रहा हूं कौन सा इनकम, बिजनेस इनकम भारत में टैक्सेबल हो सकता है। ठीक बात है। यदि इफ there is a permanent establishment of the foreign company in India as per article 5, यदि उस फॉरेन कंपनी का भारत में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट बनता है आर्टिकल 5 के हिसाब से। तो अगर वो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं बना, तो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं बना सर जी, आप उसका बिजनेस प्रॉफिट भारत में टैक्स नहीं कर सकते। तो सर ऐसे तो फिर भारत को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। हाँ डियर, भारत को बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए इक्वलाइजेशन लेवी लेकर आया गया था, और अब ना ग्लोब रूल्स वगैरह आ रहे हैं जो मिनिमम ग्लोबल टैक्स की बात हो रही है। चलिए ये सारी बातें मतलब बेकार है। तो मुद्दे वाली बात क्या है, आर्टिकल 5 के हिसाब से पी होना चाहिए, तो ही आप किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी का बिजनेस इनकम भारत में टैक्स कर सकते हैं। ठीक बात है। अब परमानेंट स्टैब्लिशमेंट होता क्या, आर्टिकल 5 ऑफ DWA परमानेंट स्टैब्लिशमेंट की बात करता है। मीनिंग ऑफ पीई, तो पैरा 1 एंड 2, पीई मीन्स अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब फॉरेन कंपनी, इज होली और पार्शली कैरिड ऑन इन इंडिया। मतलब उस फॉरेन कंपनी का भारत में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए जिसके थ्रू उसका भारत में बिजनेस, वो अपने भारत में बिजनेस कैरी करे, इधर होली और पार्टली। और इस पीई में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट आ सकता है, ब्रांच आ सकता है, ऑफिस आ सकता है, फैक्ट्री आ सकता है, वर्कशॉप आ सकता है, माइन, ऑयल, गैस वेल आ सकता है। तो अगर उस फॉरेन कंपनी ने भारत में कोई भी प्लेस ऑफ मैनेजमेंट स्टैब्लिश किया है तो वो पीई बन गया, ऑफिस वो पीई बन गया, फैक्ट्री है पीई बन गया, कोई वर्कशॉप है पीई बन गया, कोई माइन, ऑयल या गैस वेल है पीई बन गया। ठीक बात है। और अकॉर्डिंगली पीई बन जाने की वजह से आर्टिकल 7 के हिसाब से उस फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट की भारत में बिजनेस इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक बात है। अच्छा, आगे के शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर इफ द एक्टिविटीज कैरिड थ्रू सच प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर वो फॉरेन कंपनी भारत में अपने फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस से जो एक्टिविटीज कैरी करती है इज ऑफ प्रिपरेटरी और एक्सिलरी इन नेचर, वो जो एक्टिविटीज जो फॉरेन कंपनी भारत में कैरी कर रही है अपने फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस से, यदि वो एक्टिविटीज प्रिपरेटरी या एक्सिलरी नेचर की है तो उसको आप पी की तरह से कंसिडर नहीं कर सकते। पैरा 4 ऑफ आर्टिकल 5 कहता है। सर क्या ये सिलेबस का पार्ट है? हाँ डियर, ये सिलेबस का पार्ट है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करा। पैरा 4 ऑफ आर्टिकल 5 कहता है कि यदि वो एक्टिविटीज जो आप अपने फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं, यदि वो एक्टिविटीज प्रिपरेटरी या एक्सिलरी नेचर की है तो वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं बनेगा। तो सर ये प्रिपरेटरी और एक्सिलरी नेचर क्या होता है? प्रिपरेटरी या एक्सिलरी नेचर वो एक्टिविटीज होती है साहब जो कोर, मेन या सब्सटेंशियल एक्टिविटीज नहीं होती, जो कोर, मेन या सब्सटेंशियल एक्टिविटीज नहीं होती, जो कोर, मेन या सब्सटेंशियल एक्टिविटीज को सपोर्ट करने का काम करती है। तो सर क्या इन एक्टिविटीज की कोई लिस्ट नहीं है डियर? कोई लिस्ट नहीं है, देयर इज नो लिस्ट। अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग कंपनी में कोर, मेन और सब्सटेंशियल एक्टिविटीज अलग अलग हो सकती है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कोर, मेन, सब्सटेंशियल एक्टिविटी कुछ और हो सकती है, एक ट्रेडिंग कंसर्न के लिए ये एक्टिविटीज कुछ और हो सकती है। बट आपको ये देखना है कि कोर, मेन या सब्सटेंशियल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें सब्सटेंशियल टाइम लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, जो पैसा कमा के देती है। प्रिपरेटरी या एक्सिलरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम और रिसोर्स नहीं लगता, और जो कोर, मेन या सब्सटेंशियल एक्टिविटीज के पहले या बाद में की जाती है। ठीक बात है। सो दीज आर सम ऑफ द टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द एक्टिविटीज आर ऑफ प्रिपरेटरी और एक्सिलरी नेचर। तब तो सर इस तो बहुत सारे इश्यूज बन जाते होंगे। एसएससी कहता होगा कि उसका भारत में जो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां से जो एक्टिविटीज कर रहा है वो प्रिपरेटरी एंड एक्सिलरी नेचर का है। डिपार्टमेंट कहता होगा नहीं सर जी ये तो मेन एक्टिविटीज है, इसकी वजह से पी बन गया। हाँ डियर, ऐसे ही इश्यूज बनते हैं और एन नंबर ऑफ केसेस जो है वो कोर्ट्स में ITAT लेवल पे पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें से 2 केसेस इंस्टीट्यूट ने आपको पढ़ने को दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला केस कौन सा है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस UAE एक्सचेंज सेंटर 2020 सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा केस कौन सा है? सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज। अच्छा, पहले केस की बात करते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस UAE एक्सचेंज सेंटर। आपको पता है डियर, भारत के बहुत सारे लोग UAE में काम करते हैं, दुबई में काम करते हैं। अच्छा, तो जो लोग भारत के दुबई में काम करते हैं, अब तो खैर UPI वगैरह भी आ गया दुबई में, अब तो खैर जो है वो रुपे कार्ड वगैरह भी चल गया, पहले ऐसा नहीं होता था। ये बहुत पहले के केस लॉज हमारे हिसाब से
10-15-20 साल पहले। तो लेट्स से कि मिस्टर लेट्स से दुबई में काम करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से उनको दुबई में उनको जो है वो अर्निंग हुई, तो उनकी फैमिली इंडिया में रहती है, तो उनको वो पैसा इंडिया में मतलब भेजना है। तो एक मतलब कंपनी है जिसका नाम है यूएई एक्सचेंज सेंटर। अच्छा, ये कंपनी दुबई की है। इस कंपनी ने इंडिया में अपना एक ऑफिस सा ओपन किया हुआ है, एक ऑफिस ओपन किया हुआ है। दुबई की कंपनी ने इंडिया में एक ऑफिस ओपन किया हुआ, और जैसे ये ऑफिस का आप शब्द देखेंगे, तो ऑफिस होने का मतलब क्या हुआ, भारत में पी हो गया। तो पी होने का मतलब क्या हुआ कि भारत में आपकी बिजनेस इनकम टैक्सेबल हो गई। पर सर जी, अगर ये ऑफिस में जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर वो प्रिपरेटरी और एक्सुलरी नेचर की हैं, तो वो पी नहीं बनेगा, तो भारत में बिजनेस प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, इसके साथ में एक और बात बता देता हूं साहब, एक कॉन्सेप्ट होता है जो कहलाता है लिएजन ऑफिस। लिएजन ऑफिस क्या होता है? लिएजन ऑफिस होता है जो एक नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी इंडिया में ओपन करती है विद द परमिशन ऑफ आरबीआई। लिएजन ऑफिस को अलाउड नहीं होता कि वो किसी भी तरीके का कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कर सके, कोई भी अर्निंग कमा सके। लिएजन ऑफिस यूजुअली होता है जो कि इंडिया और उस फॉरेन कंपनी के बीच में एक लिंक की तरह से, एक हम कह सकते हैं कि चैनल की तरह से काम करता है। तो सर इसका पर्पस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रेट वॉल मोटर्स। अब साहब इसको देख के ही आपको समझ में आएगा कि इट इज अ चाइनीज कंपनी। तो सर आप चाइना का नाम क्यों ले रहे हो? चाइना की ऐसे बहुत बैंड बज चुकी है, इसलिए चाइना कोई बहुत बड़ा हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। अच्छा, तो ग्रेट वॉल मोटर्स इज अ चाइनीज कंपनी, और ग्रेट वॉल मोटर्स इंडिया में अपना स्टैब्लिशमेंट अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहती है। तो सर आपको पता है ऑटोमोबाइल कंपनी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट लगती है। तो इसके पहले ग्रेट वॉल मोटर्स इंडिया में अपना ऑपरेशन स्टैब्लिश करे। ग्रेट वॉल मोटर्स हो सकता है कि ये चाहे, इस बात को जानना चाहे कि इंडिया का मार्केट कैसा है, मार्केट में हमारे पास मतलब सप्लायर्स कौन कौन से हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ कहाँ हमें लगाने पड़ेंगे, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब मार्केट की अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। तो ग्रेट वॉल मोटर्स क्या करता है, आरबीआई से परमिशन लेके मुंबई में अपना लिएजन ऑफिस ओपन करता है, एलओ ओपन करता है। तो ये ग्रेट वॉल मोटर्स का भारत में क्या बन गया, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये भारत में ग्रेट वॉल मोटर्स का क्या बन सकता है, पीई। पर नहीं साहब, चूंकि आप एलओ ओपन कर रहे हैं, एलओ जो होता है, लिएजन ऑफिस जो होता है, वो प्रिपरेटरी और एक्सुलरी नेचर की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से पैरा 4 के हिसाब से वो भारत में ग्रेट वॉल मोटर्स का परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं बनेगा। तो ग्रेट वॉल मोटर्स का जो भारत में एलओ है, लीजन ऑफिस है, उसको आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जो जो एक्टिविटीज, जो जो टास्क या जो जो चीजें वो आरबीआई ने उसको स्पेसिफाई की हुई है कि यार तुम ये कर सकते हो, सिर्फ वो वही काम कर सकता है। आरबीआई ने जो जो काम करने से मना किया हुआ है, आप वो काम नहीं कर सकते। लीजन ऑफिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी तरीके का ट्रेडिंग या किसी भी तरीके का कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो सर एक बात बताओ, लीजन ऑफिस अगर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता तो अपने आप को फंक्शनल बनाने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे? उसको पैसे कौन देगा? ग्रेट वॉल मोटर्स देगा, मतलब इसका जो है वो मतलब पेरेंट एंटिटी देगा। लीजन ऑफिस अपने एंड पे कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी कॉमर्स नहीं कर सकता। इसके लिए ये क्या बन गया, प्रिपरेटरी और एक्सुलरी नेचर, इसलिए ये पी नहीं होता। ठीक बात, तो फिर काफी सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब मुद्दे वाली बात क्या, इस वाले केस में क्या हुआ? इस वाले केस में हुआ साहब, एक कंपनी जिसका नाम है यूएई एक्सचेंज सेंटर। ये यूएई बेस्ड कंपनी है, इसने इंडिया में अपना एक ऑफिस ओपन किया हुआ है, जिस ऑफिस का काम क्या है, लेट्स से मिस्टर ए जो कि यूएई में है, जो कि एक भारतीय है, इन्होंने इंडिया में अपने फैमिली को हो सकता है कि लेट्स से 50,000 रुपीज जो है वो रेमिट किया, 50,000 रुपीज रेमिट किया। ठीक है, उस समय सर जी ये हम कह सकते हैं वेस्टर्न यूनियन या ये मतलब चीजें नहीं होती थी, यूपीआई वगैरह तो बिल्कुल नहीं था। तो यूएई एक्सचेंज जो कि एक यूएई बेस्ड कंपनी है, उसने इंडिया में अपना ऑफिस बनाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया में अपना ऑफिस बनाया हुआ है। अभी इंडिया का ऑफिस क्या करता है, यूएई एक्सचेंज मतलब कंपनी ने अपने यूएई बेस्ड जो इनके जो भी हैं इनके वहां पे इंडिया में जो बेनिफिशियरी हैं उनके मतलब डिटेल्स वगैरह अपलोड कर दी। तो लेट्स से कि इन्होंने कहा है कि यार है ना मतलब हैदराबाद में लेट्स से कि मिस्टर बी है, मिस्टर बी को ये 50,000 रुपए जो है वो मतलब मिल जाने चाहिए। ठीक बात है। तो लेट्स से कि एनआरआई वर्किंग इन यूएई लेट्स से मिस्टर ए हैं और इनके ब्रदर हैं जो कि हैदराबाद में रहते हैं, मिस्टर बी। तो मिस्टर ए चाहते हैं कि 50,000 रुपए मेरे ब्रदर जो हैदराबाद में इस लोकेशन पर रहते हैं इनको 50,000 रुपए मिल जाए। तो इन्होंने इस पैसे को यूएई एक्सचेंज जो मतलब कंपनी है वहां पे जमा कर दिया। और किस पर्सन को मिलना है, उनका नाम क्या, एड्रेस क्या है, ये सारी की सारी जानकारी दे दी।
यूएई एक्सचेंज का जो इंडिया ऑफिस है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या करता है, वो इंडिया के जो बेनिफिशियरीज हैं उनका नाम पता ऑनलाइन हम जो है कि मीन्स डाउनलोड करता है, चेक बनाता है और चेक बना के चेक को इंडियन बेनिफिशियरीज को कोरियर कर देता है। चेक बना के इंडियन बेनिफिशियरीज को जो है वो भारत में मीन्स कोरियर कर देता है। तो इसका ये काम। अच्छा, डिपार्टमेंट कहता है कि जो इंडिया ऑफिस है ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है ये सपोर्टिव नेचर की एक्टिविटीज नहीं है, ये प्रिपरेटरी और एक्सिलरी एक्टिविटीज नहीं है, ये मेन या कोर या सब्सटेंशियल एक्टिविटीज हैं। इसलिए ये भारत में यूएई एक्सचेंज की परमानेंट स्टैब्लिशमेंट बनती है, जिसकी वजह से यूएई एक्सचेंज का बिजनेस इनकम भारत में टैक्स होना चाहिए। ठीक बात है, क्या ये केस आपको समझ में आया? अच्छा, मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने क्या कहा, और कोर्ट ने क्या देखा कि ये जो यूएई एक्सचेंज जो भारत में काम कर रहा है, ये भारत में अपना लिएजन ऑफिस बना के काम कर रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ वही एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है जो कि इसने आरबीआई को जो कि आरबीआई ने इसको परमिट की। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ वही एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है जो आरबीआई ने अलाउ किया हुआ है, वो और कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा। ठीक बात। अच्छा, ये जो एक्टिविटीज इंडिया में परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि इंडिया के जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनके नाम वगैरह डाउनलोड करना, चेक प्रिंट करना और चेक को कुरियर करना, इसकी वजह से यूएई में इनका मेन जो बिजनेस है उसको कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा। मतलब इंडिया की जो एक्टिविटीज है वो कोर या सब्सटेंशियल एक्टिविटीज नहीं है। इनका जो इंडिया का ऑफिस है ये अपने हेड ऑफिस के लिए जो कि यूएई में है, इसके लिए कोई बिजनेस इंडिया में जनरेट नहीं कर रहा, इनके लिए कोई कस्टमर अरेंज नहीं कर रहा, इनके लिए किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नेगोशिएट नहीं कर रहा। ये तो सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहा है कि इनके पेरेंट एंटिटी ने यूएई में जिन लोगों को पैसे भेजने हैं उन लोगों की जानकारी वो इंडिया में डाउनलोड कर रहा है, चेक को प्रिंट कर रहा है और चेक को कुरियर कर रहा है। सो इंडिया की जो एक्टिविटीज है साहब, दैट इज बेसिकली सपोर्टिव नेचर एक्टिविटीज, इसलिए ये भारत में इसका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं बनेंगे और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। ठीक बात है। देखेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट एक्टिविटीज कैरियड ऑन बाय द लिएजन ऑफिस इन इंडिया डिड नॉट इन एनी मैनर contributed directly or indirectly to the earning of the profits and gains of the by the means petitioner in the UAE. Every aspect of the transaction was concluded in UAE. The activities performed by the liaison office in India was only supportive of the transactions carried on in the UAE. Hence, the liaison office of the UAE company in India do not constitute a PE and the Supreme Court also upheld the judgment of Delhi High Court. ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं। लास्ट केस लॉ है हमारा। अच्छा, यहाँ पे साहब एक कंपनी जिसका नाम है सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो स्मार्टफोन वगैरह नहीं बनाती। सैमसंग यहाँ पे जो है वो हम कह सकते हैं कि पावर प्लांट्स वगैरह बनाती है सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसके इंडिया में ना पावर प्लांट्स बनाने का कुछ काम मिला, तो इसका ना इंडिया का जो मतलब पार्टनर था जिसके लिए ये पावर प्लांट बना रहा था, जिसका नाम था ओएनजीसी। ठीक बात है। अच्छा, सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ मींस कोरियन कंपनी। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि इंडिया में जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो मतलब कोरिया और इंडिया के बीच में आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, तो इन्होंने उस कोऑर्डिनेशन के लिए इंडिया में एक प्रोजेक्ट ऑफिस बनाया। ध्यान दीजिएगा, इंडिया में आपको कोई पावर प्लांट बनाना है एंड यू आर दी कोरियन कंपनी, तो साहब आपको इंडिया और यूएस और अपने मतलब देश के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो उस लिंक के लिए आपने एक प्रोजेक्ट ऑफिस बनाया। ठीक है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट ऑफिस का काम क्या था? टू एक्ट एज अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन इंडिया एंड कोरिया हेड ऑफिस। इसका काम क्या था? टू एक्ट एज अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन इंडिया मतलब ओएनजीसी एंड सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक बात। अच्छा, डिपार्टमेंट ने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट ऑफिस है तो ये फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस बन गया ये ऑफिस, और अगर आप देखेंगे तो पैरा 1 और 2 कहता है अगर आपका ऑफिस है तो साहब वो आपका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है, और पैरा 4 कहता है कि अगर ये ऑफिस प्रिपरेटरी और एक्सिलरी नेचर की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है तो वो आपका पीई नहीं है। तो डिपार्टमेंट का कहना है सर जी ये ऑफिस है और ये ऑफिस जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है इट इज नॉट ऑफ द प्रिपरेटरी और एक्सिलरी नेचर, हेंस ये जो प्रोजेक्ट ऑफिस है ये सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज का भारत में पीई है और इसकी वजह से इसकी जो इंडिया में इनकम आ रही है वो लायबल टू टैक्स इन इंडिया होगी। क्या मेरी बात समझ पाए? मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा
ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कोर्ट को क्या देखना था कि जो प्रोजेक्ट ऑफिस जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है वो प्रिपरेटरी या एक्सिलरी नेचर का है या नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो चीजें ऑब्जर्व की वो देखा कि साहब इस प्रोजेक्ट ऑफिस को हम मानेंगे कि ये प्रिपरेटरी या एक्सिलरी नेचर का है, ठीक बात है। अगर ये मेन कोर या सब्सटेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है तो हम ये नहीं मान सकते कि ये प्रिपरेटरी या एक्सिलरी नेचर की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट ऑफिस क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, मींस किस नेचर की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, देखेंगे साहब। द प्रोजेक्ट ऑफिस वाज सेटअप सोली एज एन एक्सिलरी ऑफिस। साहब आपने इसको सपोर्ट एक्टिविटी अपना इसको आपने सपोर्ट फंक्शन के लिए स्टैब्लिश किया। सर आप ऑफिस के बाहर बोर्ड कुछ भी लगा दो, अंदर काम कुछ भी करो, तो सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सिलरी ऑफिस नाम रख देने से तो काम नहीं चलेगा ना, आपको इसकी एक्टिविटीज का नेचर देखना पड़ेगा। अच्छा, टू मेंट एज अ लिएजन ऑफिस बिटवीन ओएनजीसी एंड एसएससी, ये बात तो आपने फेस पे बोली, इसका सब्सटेंस क्या है, अंदर क्या हो रहा है वो तो बताओ। अच्छा, नो एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज इनकर्ड बाय द प्रोजेक्ट ऑफिस, मतलब प्रोजेक्ट ऑफिस अपने बलबूते पे एक्सपेंडिचर करने के लिए एलिजिबल नहीं है। मींस प्रोजेक्ट ऑफिस जो है वो अपने से कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता। मींस प्रोजेक्ट ऑफिस कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप कोई एक्सपेंडिचर ही नहीं कर सकते तो फिर आप कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज कैसे करोगे, ठीक बात है। दूसरा, ओनली 2 persons वे आर वर्किंग इन द प्रोजेक्ट ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस में सिर्फ दो लोग काम कर रहे हैं, एंड दे वेर नॉट क्वालिफाइड टू परफॉर्म एनी कोर एक्टिविटी, और वो किसी भी कोर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। सर कोर एक्टिविटीज होंगी क्या क्या हो सकती हैं इस वाली इंडस्ट्री में, कोर एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं इस वाली इंडस्ट्री में। कोर एक्टिविटीज हो सकती हैं आइडेंटिफाइंग न्यू कस्टमर्स, मार्केटिंग एक्टिविटीज, प्राइस नेगोशिएशंस, डिस्कशन ऑफ द कमर्शियल इश्यूज, सिक्योरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑर्डर्स, ठीक बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसी कोई भी कोर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही और सिर्फ 2 लोग उस प्रोजेक्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं जिनमें ये क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि वो कोई भी कोर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। इसलिए हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये जो प्रोजेक्ट ऑफिस है आपका, ये आपका जो है वो एक्सिलरी एक्टिविटी के को बियॉन्ड जाके परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन गया। इसलिए प्रोजेक्ट ऑफिस सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन चैनल की तरह से काम कर रहा है, और ये जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, सपोर्ट या एक्सिलरी नेचर की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। Hence the activities performed by Indian office is of auxiliary support in nature, thus cannot be considered to be the PE of the association in India. So I hope आपको ये बात समझ में। अच्छा डियर, बाकी जो केस लॉज हैं इसके साथ जो QR कोड लगा होगा आप उसको स्कैन करेंगे, आपको उसका रेलेवेंट जो है वो मतलब डिस्कशन मिल जाएगा।